हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन अ सिंगल शॉट। ठीक है जी, एक ही शॉट में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल इनकम के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखो, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम सब लोग करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम का जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है और वो आपके सैम्पल पेपर के अंदर काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स में नज़र आ रहा है। तो हम पहले नेशनल इनकम का जो यूनिट है उसको पूरा सा रिवाइज करते हैं, उसके सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है जी, चलें। सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सर, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। देखो भाई, ऐसा है, दो बातें। अगर गुड्स अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस का पार्ट है, मतलब अभी वो प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं आया है, उसमें अभी वैल्यू एडिशन होनी अभी बाकी है, और या फिर उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और वो अभी सेल के लिए रेडी नहीं है, तो वो इंटरमीडिएट गुड है भाई। कोई गुड अभी बनने के प्रोसेस में है, उसमें अभी भी वैल्यू एडिशन की जानी है, अभी उनमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, उसमें वैल्यू ऐड करनी है, या फिर आप उसे एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उसको सेल के लिए वो चीज़ रेडी नहीं है, तो वो अभी फाइनल गुड नहीं कहला सकता, वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड क्या होगा सर? जो प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर हो, जिसमें अब कोई वैल्यू एडिशन की ज़रूरत ना हो, जो सेल के लिए रेडी हो, वो फाइनल गुड है। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब फाइनल गुड की दो कैटेगरी हैं, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। एक बात याद रख लेना, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड दोनों फाइनल गुड्स ही हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कौन यूज करता है कंज्यूमर गुड्स को? कंज्यूमर यूज करता है अपने डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, और जब कंज्यूमर उन पर पैसा खर्च करता है तो उस खर्चे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बटर, मिल्क, क्लोथ्स, बाइक, है ना, ये सारे क्या है? कंज्यूमर गुड, जिनको कंज्यूमर अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा है और उन पर किया जाने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहला रहा है। बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है? प्रोडक्शन यूनिट, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स। क्यों करते हैं यूज? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे और प्रोडक्शन किया जा सकता है। फार्मर, उसके पास लैंड है ना बेटा, वो लैंड का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, मशीनरी किस लिए इस्तेमाल हो रही है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। उन्हें कैपिटल गुड्स कहते हैं, और उनके ऊपर किया जाने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझ में आ गई बात सर? अगला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है भाई? कैपिटल गुड्स हैं हमारी इकोनॉमी में, फिक्स्ड एसेट्स है। अगर उनके ऊपर एडिशन, मतलब उनका अगर एडिशन होगा, कैपिटल गुड्स बढ़ेंगे, तो उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, कैपिटल गुड में होने वाला एडिशन इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। सर, जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है, अगर मैं उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, यानी जो मैंने पैसा खर्च करके मशीनरी खरीदी है 1 करोड़ की, उस पर 20 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, अगर 1 करोड़ की मशीनरी से 20 लाख रुपए मैं माइनस कर दूं, तो आप मुझे बताएं, मैं तो मशीनरी खरीदने को इन्वेस्टमेंट कह रहा था, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, वो डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे बच्चे वो इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। और अगर उसी नेट इन्वेस्टमेंट में तुम डेप्रिसिएशन को जोड़ दोगे तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। यानी अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, उसमें से डेप्रिसिएशन अभी घटाया नहीं गया है। लेकिन अगर नेट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दिया गया है। अगला टॉपिक आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। भाई देखो, मेरी बात सुनो, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। आपने नेशनल इनकम कंप्यूट करी, आपको 3 मेथड पढ़ाए गए, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आप देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये 3 चीजें आपको नजर आएंगी, प्रोडक्शन, इनकम, डिस्पोजल ऑफ इनकम। अब देखो, ये तीनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है। सबसे पहले मान लो आपकी इकोनॉमी में होता है प्रोडक्शन। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है भाई, फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री के अंदर आपको चाहिए वर्कर काम करने के लिए, वर्कर काम करेगा, उसे पैसे मिलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फैक्ट्री लगाने के लिए आपको चाहिए लैंड, लैंड पर आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट। लैंड को परचेज करना या लैंड को किराए पर लेना इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपको चाहिए पैसा, बैंक वाला आपको लोन देगा, कैपिटल देगा, आप उस पर देंगे इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, और वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करती हैं क्या? इनकम। जिसने जगह दी है उसको रेंट मिलता है, जिसने कैपिटल दिया उसे इंटरेस्ट मिलता है, जिसने अपनी लेबर यानी वर्कर ने आपको सर्विस दी है, लेबर की उन्हें वेजेस मिलती हैं, एंटरप्रेन्योर ने आपको स्किल्स दी हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है। प्रोडक्शन की वजह से होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट होती है इनकम।
तो प्रोडक्शन से जनरेट हुई इनकम, अब उसी इनकम को आप करेंगे क्या, खर्च करेंगे किस में, कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स खरीदेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल गुड खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। बताइए हाँ या ना। यानी उसी इनकम को डिस्पोज किया जाता है किस पर, प्रोडक्शन पर, जो चीज़ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका इनकम का फ्लो चलता रहता है, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। एक चीज़ और समझते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है फर्म। हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसी वजह से फर्म उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं तो फर्म आपको उसके बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे रही है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। आपने उनको ये सारी चीजें दी, उन्होंने आपको इनकम प्रोवाइड करी। समझ आई बात ये नहीं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को कहा जाता है फैक्टर इनकम्स। अब देखो, हाउस होल्ड के लिहाज से तो ये फैक्टर इनकम है, लेकिन फर्म के लिहाज से ये फैक्टर पेमेंट है। तो अगर आपको कहीं पर भी वर्ड मिले फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, तो बात एक ही है। अब हाउस होल्ड इस पैसे का करता क्या है, हाउस होल्ड फिर इस पैसे को खर्च करता है। किस पर खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करता है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को कौन देता है, फर्म्स देती हैं। यानी फर्म्स ने ही आपको पैसा दिया और आपने फिर वही पैसा फर्म को दे दिया। तो देख रहे हैं किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात। अगला टॉपिक आता है हमारा स्टॉक वर्सेस फ्लो। सर स्टॉक क्या चीज़ होती है, फ्लो क्या चीज़ होती है। देखो ऐसा है, स्टॉक और फ्लो में एक बात कॉमन है, यहाँ पर भी क्वांटिटी मेजर हो रही है, यहाँ पर भी क्वांटिटी मेजर हो रही है। लेकिन अगर क्वांटिटी को एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, और अगर क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। बात को समझाता हूँ। जैसे भाई मैं आज अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा हूँ कि 31 मार्च 2025 को मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक क्वांटिटी मेजर कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे महीने में, पूरे अप्रैल के महीने में मैंने कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारे लिए रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखो भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, रियल जीडीपी का जो नाम है वो है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी का जो नाम है वो है जीडीपी एट करंट प्राइस। देखो मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ, आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे कि आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा, हाँ जी इस टॉपिक से रिलेटेड सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का, आप उसे जाकर तरीके से देख सकते हैं। बहरहाल, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस। रियल जीडीपी का मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस है। अगर आप इन दोनों को समझना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगा। मान लेते हैं जैसे 2013 और 2023, 2013 के अंदर फर्ज कर लेते हैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, और 2023 के अंदर 2000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। और 2013 का जो एवरेज प्राइस था वो एवरेज प्राइस 10 रुपये था, और 2023 का जो एवरेज प्राइस है वो 20 रुपये है। तो 2013 की जो जीडीपी है वो 10,000 नज़र आ रही है, और 2023 की जो जीडीपी है वो 40,000 नज़र आ रही है। अब आपको लगेगा भाई हमारी जीडीपी तो 4 गुना बढ़ गई, हमारी जीडीपी पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ गई। ऐसा नहीं है भाई, 4 गुना नहीं बढ़ी। आप देखें, अगर क्वांटिटी को अगर आप देखें ना, क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी से आपको अंदाज़ा लगता है कि आपकी जीडीपी डबल बढ़ी है, ना कि 4 गुना। वो तो 4 गुना इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में प्राइजेस भी डबल हो गए हैं, क्वांटिटी डबल होने के साथ साथ प्राइस डबल हो गए हैं। तो अगर आप 40,000 और 10,000 को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जीडीपी 4 गुना बढ़ी है, लेकिन आपकी जीडीपी 4 गुना नहीं बढ़ी। आपको 40,000 जो है ना, ये 40,000 ये आपकी आज की जीडीपी है, और इस जीडीपी को आपने कैसे निकाला सर, आज की क्वांटिटी को आज के ही प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाला। इस जीडीपी को हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। लेकिन अगर आप आज की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करते, मतलब मल्टीप्लाई करते, जिस ईयर से आप जीडीपी निकाल रहे हैं, जिस ईयर से जीडीपी आप कंपेयर कर रहे हैं, उसी साल के प्राइस को अगर आप यहाँ पर कंसिडर करते तो आपकी जीडीपी आती 20,000। कितनी आती? 20,000। क्वांटिटी आज की होती लेकिन प्राइस पुराना होता।
उस साल का प्राइस होता है जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो अब आपको अंदाजा होता है यार जीडीपी 4 गुना नहीं 2 गुना बढ़ी है। जब आप आज की क्वांटिटी को कांस्टेंट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं जिस ईयर से आप अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसी जीडीपी को कहा जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है मेरे बच्चे? जी सर, बात समझ में आ गई। तो रियल जीडीपी एक बेहतर इंडिकेटर होता है देश की जीडीपी ग्रोथ को समझने का। समझ में आई बात या नहीं आती? हाँ सर समझ में आई, बात तो समझ में आई। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हमें ना जीडीपी एट करंट प्राइस गिवन होती है और हमें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को अंदर उसे कन्वर्ट करना होता है, यानी नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी है 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास रियल जीडीपी है और आप रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में यानी आज के प्राइस वाली जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100 कर दीजिए। और इसके पीछे रीज़न है ये फार्मूला। आप प्राइस इंडेक्स के फार्मूला को पढ़िए। प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या है? प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। फार्मूला पढ़िए, आपको समझ आएगा कि प्राइस इंडेक्स इधर न्यूमरेटर में क्यों आ रहा है और इधर डिनोमिनेटर में क्यों आ रहा है। समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आए तरीके से तो आप जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड एक्सप्लेनेशन ही दे सकता था और वो मैंने आपको दी। अब हम आते हैं जीडीपी के ऊपर और वेलफेयर के ऊपर। सर जीडीपी एंड वेलफेयर ये आपस में रिलेटेड हैं? बिल्कुल रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं पहले उसके लिए आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। जीडीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं? सर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको जीडीपी कहा जाता है। ठीक है सर, जीडीपी समझ आ गया, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वेलफेयर क्या है? वेलफेयर का मतलब है सर ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी का जो वेलबींग है, इस सोसाइटी की जो अच्छाई है, जब इस सोसाइटी के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है पूरी सोसाइटी के साथ एज अ होल, सिर्फ किसी एक आध बंदे के साथ नहीं, जब पूरी सोसाइटी के साथ अच्छा हो रहा होता है तो उसी को कहा जाता है वेलफेयर। और सर किसी भी सोसाइटी का अच्छा हो रहा है ये कैसे पता लगेगा? तो बेटा वेलबींग जो है ना वो किससे लिंक्ड होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो उस सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। अगर वो सोसाइटी अपनी बेसिक नीड्स को पूरी तरह से पूरा कर पा रही है, यानी बेसिक नीड्स पर आपका कंप्लीट एक्सेस है, तो इसका मतलब आपका वेलफेयर हो रहा है। आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब आपका वेलफेयर हो रहा है। तो ये था जीडीपी और ये था वेलफेयर। सर क्या जीडीपी और वेलफेयर आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल, जितनी ज़्यादा जीडीपी उतना ज़्यादा वेलफेयर। सर कैसे? मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अभी ऊपर बता रहा था मैं आपको, प्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट करती है इनकम। जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी, उतना आपके देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और उतना ही आप गुड्स के ऊपर अपना एक्सेस रख सकते हैं। तो जीडीपी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इनकम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा गुड्स लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। सर ये बात तो ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश में वेलफेयर भी बढ़ रहा है। बिल्कुल आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जीडीपी और वेलफेयर आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये जीडीपी का बढ़ना पूरी कहानी नहीं दर्शा रहा। सर क्यों नहीं दर्शा रहा? मैं आपको बताता हूँ क्यों। कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी जितनी नज़र आ रही होती है वेलफेयर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा सर ऐसा भी है? हाँ मैं बताता हूँ। हमारे देश में ना कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको फ्री में पढ़ा दिया, मैंने आपको बिना पैसे लिए आपको पढ़ा दिया, तो आप मुझे बताएं मैंने तो कुछ अर्न नहीं किया, ये चीज़ जीडीपी में तो नहीं जाएगी, लेकिन आपका इससे फ़ायदा तो हो गया ना, यानी आपका वेलफेयर तो हो गया ना, आपको बेसिक एजुकेशन मिल गई ना, यानी आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, लेकिन मैं कमाई नहीं कर रहा तो वो चीज़ जीडीपी में नहीं आ रही। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कभी कभी जीडीपी में नज़र नहीं आती, यानी जीडीपी थोड़ी कम होती है और वेलफेयर थोड़ा ज़्यादा होता है। बिल्कुल ये अच्छी बात बताई सर आपने। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, अब सुनना मेरी बात को। भारत सरकार ने कुछ पैसा खर्च करके एक हाईवे बनाया और उस हाईवे को बनाने का रीज़न था कि ये जो भीड़ भड़क्का है, जो कंजेशन है, वो रिड्यूस किया जाए। अब 1000 करोड़ का मान लो हाईवे बनाया तो जीडीपी के अंदर वो 1000 का प्रोडक्शन, 1000 करोड़ का प्रोडक्शन नजर आएगा, लेकिन वो प्रोडक्शन 1000 करोड़ का तो हुआ, अब
उस हाईवे के बनने से काफ़ी लोगों की जॉब जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई, लोगों की जेब में पैसा गया, तो 1,000 करोड़ का सरकार का खर्चा दूसरे लोगों की इनकम बन गया। अब 1,000 का प्रोडक्शन 1,000 की जीडीपी नजर दिखा रहा है, लेकिन फायदा 1,000 करोड़ से ज्यादा है। सर 1,000 करोड़ से फायदा ज्यादा कैसे? अबे भाई, जिन लोगों की जेब में वो 1,000 करोड़ गए हैं उतना तो फायदा हुआ ही है, लेकिन जो कंजेशन खत्म हो गया वो उस जीडीपी की वैल्यू में नजर नहीं आ रहा ना। लोग अपने आराम से अपनी गाड़ियां चला पा रहे हैं, लोगों को भीड़ भड़क्का नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया, वो चीज जीडीपी की वैल्यू शो नहीं कर रही। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, यानी जीडीपी जितनी होती है उतना हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये तो दोनों अच्छी बातें हैं सर। नहीं, अब बुरी बातें भी सुनिए। अब आपके देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप सोच रहे होंगे यार इस देश की इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन वो इनकम अगर मान लो कुछ 2-4 लोगों के हाथ में हो, जीडीपी तो ओवरऑल है ना, और उस ओवरऑल जीडीपी में सारी कमाई कुछ चुनिंदा लोगों के पास मौजूद है, तो बताओ क्या सारे देश का वेलफेयर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा सर, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। इसको कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर। अगर आपका इकोनॉमी ऐसी है जहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है, इक्विटेबल नहीं है, तो आपके देश की जीडीपी पूरा वेलफेयर शो नहीं कर रही। समझ आया सर? आपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री से प्रोडक्शन किया, 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया, आपके देश की 10,000 करोड़ की जीडीपी बढ़ गई। सर बढ़ गई, मजा आ गया। 10,000 करोड़ का फिर लोगों की इनकम भी जनरेट हुई होगी, बिल्कुल इनकम जनरेट हुई होगी, उससे वेलफेयर भी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वो जो इंडस्ट्री स्मोक एमिट कर रही है, वो जो इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूट कर रही है, कंटेमिनेट कर रही है, वो तो आपके वेलफेयर को डिग्रेड कर रहा है ना। अब प्रोडक्शन तो हो गया 10,000 करोड़ का, लेकिन वो जीडीपी में तो नजर आ रहा है, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है क्या वो 10,000 करोड़ शो कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा सर। इसी को कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जीडीपी कभी कभी कम अच्छाई दिखाती है और कभी कभी जीडीपी आपकी ज्यादा अच्छाई भी दिखाता है। समझ में आई बात या नहीं है? बिल्कुल सर, समझ में आई। सर जीडीपी बढ़ तो रही है, लेकिन जीडीपी कुछ ही चुनिंदा लोगों के हाथ में है और सभी लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। क्या ये चीज आपकी जीडीपी दिखा रही है? नहीं दिखा रही सर। तो इसका मतलब जीडीपी वेलफेयर को शो जरूर करती है, लेकिन स्टिल उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम देखते हैं कुछ नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। बेटा आपने जब नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको ना वहाँ पर जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया होगा। यानी मार्केट प्राइस को आप फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। ये सारी चीज़ हमने देखी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मैं आपको वो एग्रीगेट्स बताता हूँ कि हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब भी मुझे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़े, मार्केट इसे बेस प्राइस भी कहते हैं, जब भी मुझे मार्केट प्राइस को बेस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़े। बेस प्राइस में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है ना, जैसे प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया 100 रुपये का, वो मार्केट में उसे 100 रुपये में बेचना तो चाहता है, लेकिन सरकार कहती है नहीं, आप इसे 100 रुपये में नहीं 120 में बेचो, यानी टैक्स लगा के बेचो। या फिर कभी कभी सरकार कहती है नहीं, आप इसे 100 रुपये में नहीं 80 रुपये में बेचो। भाई मैं क्यों बेचूँ? वो कहता नहीं, यहाँ लोगों को सब्सिडी देनी है हमें, तो आप इसे ज़्यादा प्राइस में नहीं कम प्राइस में बेचो। प्रोड्यूसर कहेगा भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा, गवर्नमेंट कहती है आप बेचो ना, आपको 20 का नुकसान होगा, हम देंगे आपको उसका पैसा। इसी को सब्सिडी कहते हैं। तो यानी मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स या तो जुड़ा हुआ होगा या सब्सिडी घटी हुई होगी। तो अगर आपको मार्केट प्राइस को दोबारा बेस प्राइस यानी फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा और सब्सिडी को ऐड करना है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है तो उसे माइनस कर देते हैं, सब्सिडी घटी हुई है तो उसे दोबारा से ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में यानी बेस प्राइस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर बात आती है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो आपने विद इन दी बाउंड्रीज, यानी अगर जैसे इंडिया है, इंडिया ने अपने विद इन द बाउंड्रीज जो भी कमाया है उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर इनकम ऐसी होती है जो इंडिया के बाहर से हमने अर्न करी है, जिसको हमें इंडिया की नेशनल इनकम में जोड़ना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम उसे ऐड करते हैं। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है जो हमने इंडिया के अंदर ही कमाई है, दूसरे लोगों ने कमाई है, बट ये फैक्टर इनकम इंडिया से बिलोंग नहीं करती, बाहर दूसरी कंट्री से बिलोंग करती है, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम जुड़ी हुई है, लेकिन वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, तो उसे यहाँ से माइनस करना पड़ता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है।
और ग्रॉस और नेट का मैटर मैंने अभी आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। नेट से ग्रॉस पर आना है तो डेप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सर मुझे नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक डाल दूंगा आपको, अगर आपको नेशनल इनकम की प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आकर नेशनल इनकम की सारी थियोरी और जितना भी पॉसिबल रिवीजन हो सकता तो मैंने करा दिया, बट स्टिल 2 प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको और प्रैक्टिस करने तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो आते हैं अच्छे तरीके से तो वेल एंड गुड। अब हम अगला यूनिट स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हाँ जी। हम एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट पर आ जाते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। सर एग्रीगेट डिमांड किसे कहा जाता है? देखो, डिमांड का मतलब है किसी भी कमोडिटी को जब कोई परचेज करना चाहता है, उस पर पैसा खर्च करना चाहता है, उसी से डिमांड पता लगती है। समझ में आई बात ये नहीं? और एग्रीगेट का मतलब यह है कि इकोनॉमी में किसी एक गुड की डिमांड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात हो रही है। तो ये जो विश टू स्पेंड है वो इकोनॉमी के एक कमोडिटी के ऊपर नहीं है, इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होने वाला ये विश टू स्पेंड कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। अब इकोनॉमी में 2 तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड और दूसरा कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड पर किया जाने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कैपिटल गुड पर किया जाने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब आप इन दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड कितनी है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। अब इसी एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर को ज़रा हम इनकम से रिलेट करते हैं। जब आपकी इकोनॉमी में इनकम ज़ीरो है तो इनकम ज़ीरो होने के बावजूद भी एग्रीगेट डिमांड होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया कि एग्रीगेट डिमांड 30 है। सर ऐसा क्यों? अगर इनकम ज़ीरो है तो एग्रीगेट डिमांड 30 क्यों? मतलब एग्रीगेट डिमांड क्यों मौजूद है, एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो क्यों नहीं है? भाई देखो ऐसा है, मान लो अभी जैसे कोविड के टाइम पर लोगों के पास इनकम नहीं थी, क्या लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया था? नहीं ना। ज़रूरत के लिए आदमी पैसा खर्च करता ही है। यानी आपकी इनकम ज़ीरो कितनी भी हो, आपकी डिमांड इकोनॉमी में होगी, चाहे अब आप उसके लिए अपनी सेविंग्स को ख़त्म करें या फिर आप किसी से पैसा बोरो करें, लेकिन खर्चा तो होगा। तो पहला पॉइंट तो इनकम एग्रीगेट डिमांड को लेकर ये हुआ कि इनकम ज़ीरो होने के बावजूद भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होती है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे आपको इनकम बढ़ती हुई नज़र आई 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, ऐसी आपको एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता हुआ नज़र आया। 70, 110, 150, 140 आपको एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता हुआ नज़र आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। तो ये दूसरा रिलेशन नज़र आया आपको बिल्कुल। तीसरी चीज़, अब देखें आप, इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ तो रही है लेकिन उसके कंपैरेटिवली थोड़ी कम, क्योंकि इंसान जो है कि कमाई का सारा हिस्सा खर्च नहीं कर देता, उसमें से कुछ सेव भी करता है। तो आपको यहाँ पर 3 बिहेवियर देखने को मिले, जिसमें पहला बिहेवियर ये था कि इनकम ज़ीरो होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड होगी। दूसरा, इनकम और एग्रीगेट डिमांड में एक पॉजिटिव रिलेशन होगा। तीसरा, इनकम के बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होगी और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की स्पीड कम होगी। अब देखो, इनकम का कर्व मैंने पहले से बना के रख रखा है, अब मैं एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाता हूँ। ये है मेरे एग्रीगेट डिमांड का कर्व, और मेरे एग्रीगेट डिमांड का जो एक कर्व है ये मुझे तीनों चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैंने अभी ऑब्जर्व करी हैं। पहली चीज़, इनकम ज़ीरो है बट फिर भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है, तभी आप देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। दूसरी चीज़, इनकम और एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे कि इनकम तेज़ गति से बढ़ रही है लेकिन एग्रीगेट डिमांड उसके कंपैरेटिवली कम गति से बढ़ रहा है, और ये बिहेवियर भी मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व में आपको इस कर्व में शो किया। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है। होप सो आपको बात समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट आता है एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड खर्च करने वालों के लिहाज से देखी जाती है और सप्लाई प्रोड्यूस करने वालों के लिहाज से देखी जाती है। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। कैसे करता है? प्रोडक्शन करके। प्रोड्यूसर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा और उसी को सप्लाई कहते हैं। समझ में आई बात नहीं? अब एक प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस करना चाहता है उसी से सप्लाई पता लगती है, और इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स जितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं उन्हीं को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं आती। टोटल प्रोडक्शन विच इज़ प्लान्ड बाई फर्म्स फॉर द फिस्कल ईयर। फिस्कल मतलब अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में
सभी फर्म्स कितना प्रोडक्शन करने का प्लान कर रही हैं उसी को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। समझ आई बात? नहीं तो इसका मतलब सर अगर टोटल प्रोडक्शन तो जीडीपी को कहते हैं, बिल्कुल टोटल प्रोडक्शन जीडीपी को कहते हैं मेरे बच्चे, यानी जितनी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही जीडीपी है, और जितना प्रोडक्शन होता है उसी प्रोडक्शन से क्या जनरेट होती है, इनकम। तो इसी वजह से मैं एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कह सकता हूँ, और इस चैप्टर में मैं एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोलूँगा। अब सर मुझे एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बना के दिखाइए, एक तरफ है इनकम, दूसरी तरफ है एग्रीगेट सप्लाई। सर ये तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, अगर ये दोनों सेम है तो 1 रुपये से जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका कर्व कैसे जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अगर इनकम 0 तो एस 0, और जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी उतनी एग्रीगेट सप्लाई बनेगी। तो इस वजह से आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा बनेगा, और ये 90 डिग्री को बिल्कुल सेंटर से काटेगा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 45 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाई कर्व था ये क्या था, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व था जो मैंने पहले से बना रखा था यहाँ पर। तो ये हमें एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी पता लग गया। सर ठीक है, अब इनकम का क्या होता है, इनकम के ना 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। अब मैं आगे जाकर इनकम और कंजम्पशन के बारे में बात करूंगा और इनकम और सेविंग के बारे में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन किसकी बात करता है, कंजम्पशन और इनकम के रिलेशनशिप की। अब देखें, कंजम्पशन और इनकम में सेम उसी तरीके का रिलेशन है जैसे एग्रीगेट डिमांड और इनकम के अंदर रिलेशन था, कि अगर इनकम 0 है तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी। सर इनकम 0 होने के बावजूद भी कंजम्पशन होगी, मैंने बताया ना मेरे बच्चे, लोग अपनी सेविंग्स खर्च करेंगे या पैसा लोन लेंगे, बोरो करेंगे, लेकिन खर्चा तो करेंगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम के बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होगी कंजम्पशन के मुकाबले। ये तीनों बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। जब y 0 होता है तो देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। y और c आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, लेकिन इंक्रीज जो y जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है, और c जो है उसके मुकाबले कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। यानी सर कंजम्पशन कर्व भी वैसा ही बनेगा जैसे आपने एडी कर्व बनाया था, बिल्कुल, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाइएगा एडी के मुकाबले। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि एडी के अंदर c प्लस i दोनों है, समझ आई, और यहाँ पर सिर्फ c है, तो सी कर्व बिल्कुल बनता है एडी कर्व से, लेकिन थोड़ा नीचे करके बनता है। अच्छा एक पॉइंट और मैं बता दूं, जहाँ पर आपकी कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है ना, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो यहाँ पर भी ये एक पॉइंट आ रहा था, एडी बराबर ए एस, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सी बराबर वाई, वो ए एस बराबर वाई है, सॉरी वाई बराबर एडी है, ये वाई बराबर सी है। तो y बराबर ए डी को क्या कहते हैं वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी मैं कह रहा हूँ आपकी जो इनकम है और आपकी जो कंजम्पशन है, अगर ये जिस लेवल पर दोनों सेम होती है, मतलब जितना आप कमा रहे हैं उतना ही सारा का सारा आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल सर क्लियर हुआ। चले भाई, एक टॉपिक है जिसका नाम है MPC। देखो ऐसा है, आपने देखा कि भाई इनकम 50 से 100 हो गई, यानी इनकम में चेंज आया 50, लेकिन कंजम्पशन में कितना चेंज आया 40। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.8। पता है कि इसका क्या मतलब है? अगर इनकम 1 रुपये से चेंज हुई तो कंजम्पशन कितने से चेंज हुआ। अगर मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो मैंने कंजम्पशन कितनी करी। मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाकर कितना कंजम्पशन कर रहा हूँ, उसी को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। अब बात करते हैं सर, MPC का फॉर्मूला हमने सीख लिया, अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, C का फॉर्मूला। C कैलकुलेट करने के 2 तरीके। पहला तरीका तो क्या है, जितनी भी इनकम है उसमें से सेविंग को माइनस कर दो, जितना कमाया उसमें से सेविंग घटा दो, तो इसका मतलब बाकी क्या हो गई, कंजम्पशन हो गई। एक तो ये तरीका है भाई C निकालने का। बाकी दूसरा एक और तरीका है, C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बड़ा यूज़ होता है ये फॉर्मूला, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ये यूज़ होता है, C बार प्लस बी वाई। C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी वाई का मतलब होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और मेरे बच्चे B कुछ नहीं होता, B कहते हैं MPC को। अगर B Y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर आप B को Y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब बताऊँ क्या, Y का मतलब है इनकम, और अगर आप मैं इसे B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस इनकम में मैंने कितना कंज्यूम करना है, इस इनकम में से मैं कितना कंज्यूम करूँगा। क्योंकि B अभी मैंने आपको बताया कि किसे कहा जाता है, B का मतलब होता है कि अगर मैं एक एडिशनल रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से कितना कंज्यूम करूँगा। अगर मैं MPC को Y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस कमाई हुई इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहा हूँ। और C बार मैंने पहले क्यों लिखा, C बार मैंने इसलिए लिखा कि अगर मैंने कोई कमाई करी भी नहीं होती तो भी मैं मिनिमम उतना खर्चा करता ही करता। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करती,
वो बिना इनकम के आप कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होती है उसी को ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। लेकिन भाई कंजम्पशन बढ़ती भी है साथ साथ किसके, इनकम के। तो अब इनकम अगर बढ़ेगी तो उसका कितना पार्ट मैं कंज्यूम करूंगा, उसे कहा जाता है इंड्यूस कंजम्पशन। और मेरी कंजम्पशन दोनों चीज़ों को ऐड करके बनती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ऐड करके और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को ऐड करके। समझ में आई बात? ये तो ये हो गई कंजम्पशन की बात। अब आ जाते हैं हम सेविंग फंक्शन पे। सर सेविंग फंक्शन क्या है? इनकम और सेविंग के बीच का जो रिलेशनशिप है, इनकम और सेविंग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमारा सेविंग फंक्शन है। समझ में आई बात या नहीं आती? सर सेविंग फंक्शन किस तरीके से बनता है? देखो सेविंग फंक्शन बनाने का तरीका क्या है कि जब इनकम जीरो होती है ना, जीरो, तो उस टाइम पर सेविंग नेगेटिव में होती है। आप सबको मालूम है। सर इनकम जीरो होने पर सेविंग नेगेटिव में? हाँ, क्योंकि जीरो इनकम पर आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, और जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो सारा आपका नेगेटिव सेविंग का बता रहा है। लेकिन आपकी सेविंग्स बढ़ती चली जाती हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ती चली जाती हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। तो सेविंग का कर्व भी क्या होता है? पॉजिटिवली स्लोप होता है। ये आपका सेविंग कर्व है। समझ आई बात नहीं? इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल आपकी सेविंग जीरो है। और सेविंग जीरो बताऊँ क्यों है? क्योंकि आपका वाई आपके सी के बराबर है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट। आपका वाई आपकी सी के बराबर है, यानी जितनी इनकम कमाई वो सारी की सारी आपने क्या कर दी? कंज्यूम कर दी। तो इसका मतलब आपकी सेविंग क्या है? जीरो है। फिर इनकम और बढ़ती है तो फिर सेविंग धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना? तो ये हमारा सेविंग कर्व इस तरीके से बनता है। कंजम्पशन कर्व बिल्कुल एडी कर्व की तरह है, और सेविंग कर्व आपको मैंने दिखाई दिया है। भाई क्वेश्चन आता है अक्सर हमारे पास कि आप सेविंग कर्व बनाइए इस्तेमाल करके कंजम्पशन कर्व का। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले कंजम्पशन कर्व बनाना, ये रहा तुम्हारा कंजम्पशन कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व। इसी के जस्ट नीचे आप सेविंग कर्व बनाना। अब सेविंग कर्व जानते हो आप, नेगेटिव से स्टार्ट होता है, लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना। ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट था ना, ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर वाई सी के बराबर है। तो जब वाई सी के बराबर होता है तो सेविंग्स क्या होती हैं? जीरो होती हैं। अब आपको पता लग गया कि मुझे ये जो नेगेटिव से लेकर आना है वो कहाँ से लेकर आना है। लो जी, बन गया आपका कंजम्पशन कर्व की मदद से आपने क्या बना लिया? सेविंग कर्व बना लिया। और जस्ट इसी का उल्टा कर दो, सेविंग पहले बना दो और कंजम्पशन यहाँ बना दो, इसकी जगह प्लेस कर दो। ठीक है ना? पहले सेविंग बना लो नेगेटिव से, जहाँ पर सेविंग जीरो है वहाँ पर आपको याद से क्या बनाना है? ब्रेक इवन पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि आपने सेविंग कर्व का इस्तेमाल करके कंजम्पशन कर्व बना लिया। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपके पास आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। बाकी मैंने तरीका आपको समझा दिया। ये सेविंग फंक्शन है हमारा। सेविंग का भी इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ती है। अच्छा, जैसे आपने एमपीसी निकाला था, सेम उसी तरीके से आप एमपीएस निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? डेल्टा एस, यानी एक, मान लीजिए, लो मैं आपको हाथ के हाथ ना यहाँ पर, जैसे ही आपकी इनकम थी जीरो, कंजम्पशन थी 20, तो सेविंग कितनी है? -20। कंजम्पशन बढ़कर हुई 50, इनकम बढ़कर हुई 50, कंजम्पशन बढ़कर हुई 60, तो सेविंग अब भी कितनी है? -10। कंजम्पशन इनकम हुई 100 और कंजम्पशन भी हुई 100, सेविंग कितनी हुई? 0। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी इनकम बढ़कर हुई 150, कंजम्पशन हुई 140, यहाँ सेविंग पॉजिटिव में आनी स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पर 200 - 80, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी सेविंग है। शुरुआत में नेगेटिव, फिर 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है ना? इस तरीके से आपका सेविंग कर्व बन रहा है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? सर मुझे एमपीएस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एमपीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी लेवल पर देख लो, किसी भी लेवल पर मान लो इनकम बढ़कर हुई कितनी? 100 से 50, 150, तो यानी इनकम बढ़ गई 50 से, और हमारी सेविंग कितनी बढ़ी? 10 से। 1/5 यानी 0.2। यानी अगर मैं एक एडिशनल रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें 0.2 क्या कर रहा हूँ? सेव। और आपका एमपीसी क्या आया था? 0.8। यानी अगर मैं एक एडिशनल रुपया कमाता हूँ, उस एक एडिशनल में जितना मैं कंज्यूम करता हूँ वो बनता है एमपीसी, और जितना मैं उसमें सेव करता हूँ वो बनता है मेरा एमपीएस। यानी एमपीसी बराबर एमपीएस, दोनों मिलाकर क्या हुआ? 1 हुआ। समझ में आई बात नहीं? एमपीसी बराबर एमपीएस, दोनों मिलाकर क्या हुआ मेरे बच्चे? 1 हुआ। तो अगर मुझे एमपीएस निकालना हो तो मैं 1 में से एमपीसी माइनस करूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा एमपीएस आ जाएगा। क्योंकि जो एक एडिशनल रुपया कमा रहा हूँ उसमें से जो खर्च करता हूँ अगर वो एमपीसी है तो उसी में से जो मैं बचाता हूँ वो क्या है? मेरा एमपीएस है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। वही सेम फॉर्मूला जो एमपीसी निकालने का था वही फॉर्मूला यहाँ पर एमपीएस निकालने का हो गया। अगर हम एमपीसी को बी कह रहे हैं तो 1 में से अगर बी माइनस कर दिया जाए तो एमपीएस आ जाएगा।
ठीक है सर, मुझे एस का भी फॉर्मूला चाहिए। हाँ जी, ये कौन सी सेविंग है? नेगेटिव सेविंग। और नेगेटिव सेविंग कब होती है? जब इनकम जीरो होती है। समझ आई बात नहीं? लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उस इनकम का एक पार्ट हम सेव करते रहते हैं। तो इनकम का जो पार्ट सेव होता है, इनकम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एमपीएस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एमपीएस कैसे निकलता है? 1 माइनस एमपीसी यानी 1 माइनस बी करके। तो इनकम वाई है और उसका जितना हिस्सा मैं सेव कर रहा हूँ उसे पता लगाया जाएगा 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपकी सेविंग्स क्या थी? नेगेटिव में थी। रीज़न था ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसी वजह से फॉर्मूला में सबसे पहले डेल्टा आपका यहाँ पर माइनस सी बार नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर एमपीएस का भी पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक हमें समझना है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। चलें भाई, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहले तो मैं आपको इस टॉपिक का मतलब समझा देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। भाई मान लेते हैं कि आपकी इकॉनमी में आपने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, और जाहिर सी बात है जब आप इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, तो उससे प्रोडक्शन होगा, उससे इकॉनमी में इनकम जनरेट होगी। अब 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इकॉनमी में 4000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। तो आप मुझे बताएं कि आपकी इकॉनमी में 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट की वजह से कितने गुना इनकम जनरेट हुई? सर 4 गुना, 4 टाइम्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट अगर आप 1 रुपये से बढ़ाते हैं तो इनकम मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती है। समझ में आई? ये बात तो क्लियर हुई। और जब आप इसी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं कि कितने मल्टीपल टाइम्स में वो बढ़ती है, तो उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब एक फार्मूला तो मैंने आपके सामने लिख ही दिया, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा आई को यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा और चेंज इन इनकम को मैंने न्यूमरेटर में लिखा, और इससे मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी इकॉनमी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फार्मूला भी है, और वो फार्मूला है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। और 1 माइनस एमपीसी को हम और क्या कहते हैं? 1 अपॉन में एमपीएस। ठीक है ना? लेकिन आपको मेनली ये याद रखना है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। अब इसकी एक अपनी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई ही डेरिवेट होगा 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी बनाए। अब हम फिलहाल यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको मेन बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये 2 फार्मूला हैं। ये दोनों फार्मूला लगाकर आप मल्टीप्लायर पता लगा सकते हैं कि आपकी इकॉनमी में अगर 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाए तो कितना मल्टीपल टाइम्स आपकी इकॉनमी में इनकम जनरेट होगी। अब इसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस को मैं आप लोगों के सामने इस टेबल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे ये वाला फार्मूला चाहिए, ये वाला। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी इकॉनमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। कितने की? 100 करोड़ की। ठीक है सर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गई 100 करोड़, और मेरी इकॉनमी का जो एमपीसी है वह है 0.5। क्या है? 0.5। तो मैं एक तो आपसे मल्टीप्लायर चाहता हूँ कि मुझे मल्टीप्लायर बताइए कि इकॉनमी का मल्टीप्लायर क्या है। मैं बता देता हूँ मल्टीप्लायर 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। अब 1 में से 0.5 घटेगा तो 0.5 ही बचेगा। 0.5 की टेबल में 1 2 टाइम्स में आता है, तो मेरी इकॉनमी का मल्टीप्लायर है 2। ये मुझे मालूम है। यानी अगर मैं अपनी इकॉनमी में 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी इकॉनमी 2 रुपये की इनकम जनरेट करके देती है। ये मेरी इकॉनमी का मल्टीप्लायर है। दूसरी चीज़, 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप मुझे बताएं इनकम कितने की जनरेट होगी? सर इनकम 200 करोड़ की जनरेट होगी। फिर तो बात खत्म। अब ये बिना टेबल बनाए हुए मुझे पहले से ही मालूम है क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, लेकिन फिर भी मैं इस टेबल की मदद से आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। समझ में आई बात या नहीं आती? और आपके एग्ज़ाम में भी यही मैकेनिज़्म आपसे पूछेगा और आपको इन्वेस्टमेंट बताएगा, आपको एमपीसी बताएगा और आपसे कहेगा कि भैया टेबल बनाओ। समझ में आई? अगर वो आपको खुद से वैल्यूज़ नहीं देते इन्वेस्टमेंट और एमपीसी की, और फिर भी कहते हैं कि मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म को समझाओ, तो आप यही 2 वैल्यूज़ ले लेना, वरना उनके क्वेश्चन में बताई गई वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। 4 आपके पास यहाँ पर कॉलम बनेंगे। सबसे पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट करी 100 करोड़ की। अब देखो, आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो 100 करोड़ का कैपिटल गुड खरीदा, और कैपिटल गुड जो है वो अगर वो गुड खरीदा जाएगा तो उस गुड को बनाने में जितना भी पैसा लगा है वो किसी दूसरे को इनकम जनरेट कर देगा।
तो 100 रुपये का खर्चा आपने किया तो आपका खर्चा किसी दूसरे की क्या बनता है, इनकम बनता है। तो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट बन गई 100 रुपये की इनकम। एक ने खर्चा किया 100 का, दूसरे की बन गई इनकम 100 की। अब इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कंज्यूम होता है, दूसरा हिस्सा सेव होता है, हम जानते हैं। अब कितनी इनकम कंज्यूम होगी और कितनी सेव होगी वो डिपेंड करता है किस पर, एमपीसी पे। तभी तो क्वेश्चन में एमपीसी ज़रूरी है। तो 100 रुपये की इनकम अगर जनरेट हुई तो उसमें से 0.5 अगर एमपीसी है तो 50 रुपये कंज्यूम होंगे और 50 रुपये सेव होंगे। ठीक है सर, 100 रुपये की पहले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो 100 की इनकम जनरेट हो गई, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम। फिर उसी इनकम का एक हिस्सा खर्च हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में और दूसरा हिस्सा सेव हो गया। यहाँ तक कहानी सिंपल थी। लेकिन मेरे बच्चे जितना अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम, अगर ये 50 रुपये कंज्यूम हुए तो इस 50 रुपये से किसी का खर्चा किसी की इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। देख रहे हैं आप, 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट 150 रुपये की इनकम अब ऑलरेडी कर चुकी है। अब इसी 50 में से 25 कंज्यूम होंगे, 25 सेव होंगे। अब यही खर्चा किसी दूसरे की क्या बनेगा, इनकम बनेगा। देखें 100 के 175 हो चुके हैं। अब इसी 25 में से 12.5 कंज्यूम और 12.5 सेव, और यही 12.5 किसी का खर्चा किसी की इनकम बन चुका है 177.5। अब इसी को आप कितना लंबा चलाएंगे, ज़्यादा लंबा मत चलाइए, सिंपल सी बात करिए। आप जानते हैं ये 100-200 होने वाला है तो आप लिख दें 100-200 हो चुका है, इतना लंबा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और इस 200 में से 100 कंज्यूम हुआ है और 100 सेव हुआ है। बस 3-4 राउंड चलाएंगे और हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो यही है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस। अब आते हैं हम एक प्रॉब्लम पर जिसका नाम है एक्सेस डिमांड और दूसरी प्रॉब्लम का नाम है डेफिशिएंट डिमांड। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है। देखिए, एक्सेस डिमांड का मतलब सिंपली समझ आ रहा है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। अच्छा एक बात सुन लीजिए, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में बराबर होते हैं ना तो इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम इनकम। क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम इनकम बोल दो या इक्विलिब्रियम जीडीपी बोल दो। एग्रीगेट सप्लाई आपका प्रोडक्शन है ना, और आपका प्रोडक्शन इतना है जितनी मार्केट में डिमांड है। तो जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी आप जीडीपी जनरेट कर रहे हैं, जितनी इनकम जनरेट हो रही है, वो सारी जीडीपी, वो टोटल प्रोडक्शन उतना ही है जितनी मार्केट में डिमांड है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम जीडीपी। लेकिन अगर आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है, अच्छा एग्रीगेट सप्लाई भी देख लो कौन सी वाली है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी आपने अपनी इकोनॉमी के हर एक वर्कर को जॉब दी, जिसको जॉब चाहिए थी, जिसको जॉब करनी थी, आपने उसको जॉब दी, उनसे प्रोडक्शन करवाया, और उनसे प्रोडक्शन करवाकर जो एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है वो कम पड़ रहा है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ रही है। यानी सबको जॉब्स देने के बावजूद जो एग्रीगेट सप्लाई बन रहा है वो एग्रीगेट सप्लाई कम है इकोनॉमी के लिए, आपकी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है। देखिए मैंने 2 एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाए यहाँ पर, 2, आपको भी 2 ही बनाने। ये वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व जो नीचे है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, और ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो एक्चुअल वाला है। यानी जो होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ वो नीचे है और जो एक्चुअल में आ रहा है वो ऊपर है। तो इसका मतलब आपकी डिमांड क्या है मेरे बच्चे, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आई बात, ये नहीं आती। और ये एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि इकोनॉमी में कंजम्पशन ज़्यादा है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इकोनॉमी में एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इकोनॉमी में इम्पोर्ट कम है। सर ये हम याद कैसे रखें भाई, सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है खर्चा। खर्चा कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स खर्चा करती हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, और कौन सा सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर खर्चा करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खर्चा करता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अगर CIGX इन चारों में से कोई भी ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ही तो बढ़ेगी, और इम्पोर्ट नेगेटिव वाली चीज़ है। अगर इम्पोर्ट कम आ रही है, इम्पोर्ट कम नेगेटिव है, तो इसका मतलब तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रीज़न के फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हैं। समझ में आई बात, ये नहीं आती, हाँ सर समझ आ गई। इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ा रहे हैं। इस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है। और इन्फ्लेशनरी गैप, जब डिमांड ज़्यादा होती है इन्फ्लेशनरी गैप आता है, इसी को महंगाई कहा जाता है।
समझ में आई बात ही नहीं। अभी इसी महंगाई को हमें सही भी करना है अभी। अब अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या चीज़ है सर? डेफिशिएंट डिमांड पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात तो डेफिशिएंसी किससे कंपेयर की जा रही है? एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट सप्लाई मतलब प्रोडक्शन। कैसा प्रोडक्शन? आपने इकोनॉमी के अंदर सभी लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट दिया, सबको काम दिया, सबको जॉब दी, उनसे प्रोडक्शन करवाया, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन उनसे प्रोडक्शन कराने के बाद आपकी इकोनॉमी में इतनी डिमांड ही नहीं है। तो यानी टोटल फुल एम्प्लॉयमेंट देने के बाद जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन आ रहा है उतनी डिमांड आपकी इकोनॉमी में है ही नहीं। तो यानी आपकी डिमांड कम पड़ रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कम पड़ रही है। समझ आई? जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, इस बार फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ऊपर है डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए उतनी डिमांड आपकी इकोनॉमी में नहीं है। आपकी इकोनॉमी की जो एक्चुअल डिमांड है यानी जो आपकी प्लान एडी है वो उससे कम है। उसकी वजह से आ रहा है डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड आ रही है। और डेफिशिएंट डिमांड आने के पीछे रीज़न क्या है? वही सारे रीज़न जो ऊपर थे, बस इस बार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। जस्ट उसका रिवर्स हो गया। तो ये रीज़न है किसका? डेफिशिएंट डिमांड के। सर इकोनॉमी के लिए क्या एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, दोनों में से कोई भी चीज़ सही है? अब ज़रा सुनो मेरी बात। देखो, इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से महंगाई आ जाती है। महंगाई आ जाती है, समझ में आई? और डिफ्लेशनरी गैप की वजह से मंदी आ जाती है। मंदी दोनों ही आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो ऐसा है, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है यानी महंगाई ज़्यादा हो रही है, अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या होगा? उससे कंज्यूमर को नुकसान होगा। कंज्यूमर कहेगा कि यार जितना पैसा है नहीं उससे ज़्यादा डिमांड है, मतलब उससे ज़्यादा प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जितना पैसा नहीं है उतना ज़्यादा चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो कंज्यूमर को नुकसान होगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन आएगा, प्राइजेस गिरेंगे, तो उससे नुकसान प्रोड्यूसर को होगा। प्रोड्यूसर को लगेगा यार चीज़ें सस्ती हो रही हैं मार्केट में, लोग कम पैसे देने को राज़ी हैं, हमने ज़्यादा पैसा लगा के प्रोडक्शन किया है लेकिन चीज़ें सस्ती हो रही हैं। तो आप चाहते हैं इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए, आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहे। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी। फिलहाल जो प्राइजेस हैं उनको छोड़ो, अब ना ही वो बढ़ने चाहिए जो कंज्यूमर को नुकसान हो, ना वो घटने चाहिए जो आपका प्रोड्यूसर को नुकसान हो। आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। अब इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम चल रही है डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की, इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके के मेजर्स होते हैं। फिलहाल तो अभी हम एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, है ना, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस डिमांड के मेजर्स जो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, बहुत सिंपल सी। अगर आप एक्सेस डिमांड को ख़त्म करना चाहते हो यानी कम करना चाहते हो ना, डिमांड को कम करना चाहते हो, तो लोगों के पास जो ये परचेजिंग पावर है ना, लोगों के पास जो ये मार्केट में पैसा है ना, उस पैसे को थोड़ा कम करो। अगर वो पैसा आपने पब्लिक की जेब से छीन लिया ना, थोड़ा सा उनका पैसा कहीं और लगवा दिया, तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा। और अगर लोगों के पास पैसा मार्केट में कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अपने आप सही होने लग जाएगा। तो सरकार ऐसा करने के लिए दो काम कर सकती है। एक को कहते हैं फिस्कल मेजर्स और एक को कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में अभी आपको नहीं बता सकता, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं मनी एंड बैंकिंग आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मनी एंड बैंकिंग रिवाइज कराने के बाद यहाँ पर आऊँगा मैं और आपको ये दोबारा से समझाऊंगा ये पूरा ग्राफ। लेकिन फिलहाल फिस्कल मेजर्स आप समझ सकते हैं। फिस्कल मेजर्स को समझने के लिए आपने गवर्नमेंट बजट पढ़ा होना चाहिए, और गवर्नमेंट बजट को आपको तरीके से पढ़ना है तो एक और लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। समझ में आई बात या नहीं आती? तो वहाँ से आप जाकर गवर्नमेंट बजट को तरीके से पढ़ सकते हैं। बहरहाल अगर किसी ने गवर्नमेंट बजट पढ़ा हुआ है या कभी ना कभी थोड़ा तो पढ़ा ही होगा ना यार, तो ये बात आराम से समझ आएगी। तो सरकार जब बजट बनाती है तो उस बजट के अंदर सरकार बताती है कि आने वाले सालों में सरकार क्या खर्च करेगी और कहाँ से पैसा कमाएगी, और उसी सरकार की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और उसी फिस्कल पॉलिसी की मदद से अगर गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड करेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकती है। देखो जी, अभी हमें एक्सेस डिमांड को कम करना है, तो इसी वजह से हम इसे बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सरकार क्या करेगी? अपने खर्चों को कम कर देगी, है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार के खर्चे बजट का पार्ट है।
सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। सर एक्सपेंडिचर कम करने से फिर ये जो एक्सेस डिमांड है कम हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार अपना पैसा खर्च करेगी कम, मैंने क्या कहा, आपका खर्चा किसी और की इनकम होती है, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी तो लोगों की इनकम क्या होगी, कम होगी, और कम इनकम कम परचेजिंग पावर, और कम परचेजिंग पावर तो कम डिमांड। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर घटा सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है। अब इन लोगों के टैक्सेस बढ़ा दो तो इनको अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा हमें देना पड़ेगा टैक्स के फॉर्म में, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा टैक्स कम ज़्यादा देने की वजह से, तो खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा, उससे भी एक्सेस डिमांड कम सही हो सकती है। समझ आई बात ही नहीं। सरकार एक और काम कर सकती है, जनता से अपनी बोरोइंग को बढ़ा सकती है। जनता से ज़्यादा पैसा बोरोइंग के फॉर्म में मांग लो। अगर आप जनता से ज़्यादा पैसा बोरोइंग के फॉर्म में मांग लोगे तो लोगों के पास पैसा कम रह जाएगा, और मैंने कहा कोशिश यही है कि लोगों के पास पैसा कम रहे, तभी वो लोग डिमांड कम करेंगे। समझ में आई बात नहीं? बिल्कुल सर समझ में आ गई। या फिर आप क्या करो, आरबीआई से जो मतलब हमारी भारत सरकार जो आरबीआई से बोरोइंग करती है, उस बोरोइंग को सरकार क्या कर दे, कम कर दे। क्योंकि देखो ऐसा है, गवर्नमेंट अगर पैसा बोरो करेगी आरबीआई से तो फिर वो पैसा खर्च भी करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करोगे तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, और जब लोगों की इनकम जनरेट होगी तो फिर लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंच जाएगा ना। तो सरकार पब्लिक से अपनी बोरोइंग को बढ़ा दे। ये रही गवर्नमेंट, ये है पब्लिक, ये है आरबीआई। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करती है तो वो पैसा पब्लिक पे खर्च करना पड़ता है, तो ये पैसा पब्लिक के पास चला जाता है, पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो आरबीआई से अपनी बोरोइंग को कम कर दो और पब्लिक से अपनी बोरोइंग को बढ़ा दो, ताकि पब्लिक का पैसा उनके पास कम रहे, सरकार के पास ज़्यादा रहे। समझ में आई बात या नहीं आती? तो ऐसा कर कर भी आप ये जो एक्सेस डिमांड है उसे सही कर सकते हैं। सर अगर मान लीजिए अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो अब आपकी कोशिश क्या होगी कि लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा पहुँचे, लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुँचे, जिससे वो ज़्यादा खर्च करें और उससे डिमांड बढ़े। उसके लिए सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। एक्सपेंडिचर बढ़ाने का रीज़न है कि सरकार पैसा खर्च करेगी, लोगों की जेब में पैसा पहुँचेगा, उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। सरकार टैक्सेस को कम कर दे, सरकार अगर टैक्स को कम करेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा उस पैसे को खर्च करने के लिए, टैक्सेस कम कर देगी सरकार। हाँ जी, सरकार पब्लिक बोरोइंग कम कर दे, सरकार आम जनता से पैसा ना मांगे, उनके पास उनका पैसा रहने दे। सरकार बल्कि उस पैसे को कहाँ से बोरो करे, आरबीआई से बोरो करके लोगों पे खर्च करे, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुँचे। तो आप अपने फिस्कल मेजर्स के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात ये नहीं आती? अच्छा, फिस्कल मेजर्स से जब आप एक्सेस डिमांड को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी आप एक्सेस डिमांड कम करना चाह रहे हैं, उसे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बोला जा रहा है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। और जब आप डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोला जा रहा है। इसी तरीके से मॉनेटरी मेजर्स भी हैं, लेकिन मॉनेटरी मेजर्स हम बैंकिंग के बाद इसको यहाँ पर आकर कवर करेंगे, क्योंकि बैंकिंग के अंदर भी वो चीज़ हमारे पास मौजूद है। चलें अब हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट हो गया हमारा। अब मनी एंड बैंकिंग के यूनिट में सबसे पहले हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, मनी क्या है? मनी किसी भी ऐसी चीज़ को कहेंगे जिसको कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखें भाई, दो लोग हैं, इसके पास राइस है, अब इसने इसको राइस के बदले दिए सिक्के और इसने इसको राइस दे दिया। यानी इसका मतलब ये जो सिक्के इसने इसको प्रोवाइड किए हैं, ये क्या है? मनी। ये सिक्के हो सकते थे, नोट हो सकते थे। राइस का एक्सचेंज पॉसिबल कैसे हो पाया? क्योंकि एक्सचेंज हमने किसकी मदद से किया? मनी की मदद से। तो मनी इज समथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जिसको एक माध्यम बनाया जाए एक्सचेंज का। अगर दो लोग कोई कमोडिटी एक्सचेंज करना चाहते हैं और वो एक किसी चीज़ के माध्यम से, किसी चीज़ की वजह से उस कमोडिटी को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो वो जो चीज़ है, वो जो जिसकी वजह से हम जिसकी वजह से हम चीज़ों को एक्सचेंज कर पा रहे हैं और लोग उसको कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वही चीज़ मनी कहलाती है। आसान शब्दों में कहूँगा कि आज के टाइम पर ये करेंसी नोट्स, करेंसी कॉइन्स, इन सब को, अब 10 का नोट है, सब इस 10 के नोट को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बदले में सामान बेच देंगे। 100 का नोट है, उसको सब एक्सेप्ट करेंगे और उसके बदले में सामान बेच देंगे।
तो आज के टाइम पर ये 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ये सिक्के, ये क्या हैं? ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और कॉमनली इन्हें हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसी को मनी कहा जा रहा है। पुराने ज़माने में देखो, ये जो है, अब मैं आपको मनी का इवोल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि मनी कैसे कैसे इवोल्यूट हुआ। पुराने ज़माने में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ मनी। फिर उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन के बाद अब एलॉय मेटल्स आने लग गए, जिनको कॉइनेज की तरह यूज़ किया गया, अलॉन्ग विद पेपर मनी, सिक्के और करेंसी नोट्स। फिर आज के ज़माने में तो बेटा मेरे बच्चे प्लास्टिक मनी भी है, जैसे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ई मनी भी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन बैंक। तो ऐसे करते करते मनी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ मनी का। समझ आई बात या नहीं आती? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। हाँ जी। किसी ज़माने में जब बार्टर सिस्टम फॉलो होता था तो बार्टर सिस्टम में कुछ परेशानियां थी। मैं उन्हीं को यहाँ पर बोल रहा हूँ, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर। लेकिन जो परेशानियां बार्टर में थी वही काम मनी करता है, यानी बार्टर की प्रॉब्लम को मनी ने ही रिजॉल्व किया। तो जिनको मैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उन्हीं को मैं फंक्शंस ऑफ मनी भी कह सकता हूँ। सबसे पहला, बार्टर की सबसे बड़ी परेशानी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मेरे पास राइस है, आपके पास वीट है, मुझे वीट की ज़रूरत है, मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझसे राइस ले लीजिए और बदले में वीट दे दीजिए। तो आपने कहा यार पर मुझे तो राइस की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें वीट की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन मुझे राइस की ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं नहीं बेच सकता। मैं किसी ऐसे बंदे को बेचूंगा जिसको वीट चाहिए और मैं उसको सामान बेचूंगा और जिससे बदले में मुझको कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा ही मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको, राइस है, वीट है, मैं आपको राइस देता हूँ, आप मुझे वीट दो, लेकिन वीट देने वाला कहता है लेकिन मुझे तो राइस चाहिए ही नहीं, मुझे तो लेदर चाहिए। तो मैं तो अपना वीट उसे दूंगा जो मुझे लेदर देगा। अब वीट वाला लेदर वाले के पास पहुंचा, कहा भाई तुम मुझे लेदर दो, मैं तुम्हें वीट दे दूंगा। लेदर वाला कहता नहीं, मुझे तो वीट चाहिए ही नहीं, मुझे तो राइस चाहिए। तो ये परेशानी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आप जो बेचना चाहते हैं, क्या सामने वाला वो खरीदना चाहता है? नहीं चाहता, उस सामान के बदले जो आपको उससे चाहिए। इसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन आज सबके पास मनी है, ठीक है, तो मुझे जो भी सामान चाहिए मैं 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट देकर सामान खरीद सकता हूँ, क्योंकि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। सर मैं अपनी राइस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं अपनी राइस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है जी। आपके पास क्या है, वीट। तो मेरे 1 किलो राइस की कीमत तुम्हारे 2 किलो वीट के बराबर है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये 1 किलो चावल 2 किलो गेहूं के बराबर है। लेकिन सामने से जो बंदा आया वो लेकर आया पल्सेस, तो फिर मैंने कहा भाई 1 किलो चावल की कीमत तुम्हारे आधा किलो पल्सेस के बराबर है। फिर आ गया कोई स्पाइसेस लेके, तो मैंने कहा कि 1 किलो चावल की कीमत तुम्हारी 1/4 स्पाइसेस के बराबर है। यानी राइस की कोई साली कीमत ही नहीं है, कोई एक कॉमन यूनिट ही नहीं है। हर बंदा अपना प्रोडक्ट लेकर आता है, मुझे उस प्रोडक्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी पड़ती है। यानी मनी के ना होने की वजह से कोई कॉमन यूनिट है ही नहीं वैल्यू का। लेकिन अगर मनी एग्जिस्ट करता है तो हमने कहा भाई राइस कितना, 1 kg लाओ जी, 10 रुपये किलो। अब जो भी आएगा 10 रुपये किलो लेके जाएगा, समझ। अब मुझे एक्चुअल में राइस की वैल्यू पता नहीं, मैंने जस्ट लिख दिया यहाँ पे। समझ आई बात या नहीं? यानी मतलब मनी का ना होना क्या परेशानी क्रिएट कर रहा है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लेकिन मनी की वजह से कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, ठीक है सर। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, देखो मेरे बच्चे बात को ध्यान से सुनो। मैंने आज आपसे 2 kg राइस लोन के फॉर्म में लिया। मेरे घर पे चावल की कमी थी, मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने कहा कि भाई मुझे 2 kg राइस दे दो लोन में, मैं आपको 2 महीने बाद 2 kg राइस की जगह 2.5 kg राइस दे दूंगा। तुमने कहा ठीक है, चलो बड़ा हुआ राइस मिलेगा, क्या मसला है। ऐसे ही तो ना, आज तो इंटरेस्ट दिया जाता है पैसों की टर्म्स में। इन्होंने कहा 2.5 kg राइस दे दूंगा, ठीक है। 2 महीने बीत गए, मैं 2.5 kg राइस लेके गया। वो बंदा कहता भाई मैंने जो 2 kg राइस दिया था उसकी क्वालिटी बढ़िया थी, तुम्हारे 2.5 kg राइस की क्वालिटी बिल्कुल घटिया है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बताओ, फ्यूचर पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है फ्यूचर पेमेंट में यार। तो इसका मतलब ये फ्यूचर पेमेंट करने में हमें डिफिकल्टी होती है अगर मनी एग्जिस्ट ना करे तो क्या करें सर?
मनी एग्जिस्ट करता है। मैंने अगर आज किसी से 1 लाख लिए तो कल को 1.5 लाख दे सकता हूँ भाई। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा तूने मुझे 10 का नोट दिया, 20 का नोट दिया, 50 का नोट दिया। तो जो डेफर्ड पेमेंट्स होती है ना, जो फ्यूचर पेमेंट्स होती हैं, डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट्स जो होती हैं, आज उनके लिए मनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आराम से पेमेंट की जा सकती है। सर मेरा राइस का कारोबार है, मैं राइस के बदले सारा सामान खरीदता हूँ, एक काम करता हूँ सेविंग कर लेता हूँ, बहुत सारे चावल को जमा कर लेता हूँ। नहीं कर सकते, ख़राब हो जाएंगे। आप अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आज आपके पास मनी है, आज अपनी मनी को आप अपनी तिजोरी में, अपने घर में या बैंक में कहीं पर भी जमा कर सकते हैं। आप अपनी वैल्यू को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आज आप एक क्लिक पर अपनी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम थी बार्टर की, और यही फंक्शंस हैं मनी के, जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगला टॉपिक आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी को एक तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी। पहले इन दोनों को समझते हैं। भाई देखो, फिएट मनी उस मनी को कहा जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करती है अपने ऑर्डर से। जैसे आज हम कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं, करेंसी नोट्स यूज़ कर रहे हैं एज अ मनी, तो ये फिएट मनी है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बंदा दूसरे बंदे को चेक दे रहा है। चेक तो सरकार ने इशू नहीं करा ना, चेक तो बैंक वालों ने दिया है। अब मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैंने 1 लाख रुपए चेक ड्रॉ किया और सामने वाले को चेक दे दिया, और उस बंदे ने उस चेक को एक्सेप्ट भी कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उस चेक को जाकर अपने बैंक में जमा कर दिया। थोड़े दिन बाद बैंक में पैसे आ गए। तो वो जो चेक है वो तो भारत सरकार ने इशू नहीं किया ना, लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। और रीज़न था बस, पेयर और पेई के बीच में क्या है, एक तरह का ट्रस्ट है। पेयर और पेई के बीच में जब एक तरीके का ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट की वजह से उसको क्या किया गया भाई, एक्सेप्ट किया गया। तो उसे कहा जाता है फिड्यूशरी मनी। क्या कहा जाता है? फिड्यूशरी मनी। ठीक है सर, समझ में आ गया, फिड्यूशरी मनी भी समझ में आ गया। फिर आता है हमारा फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। इन दोनों के बीच में क्या मसला है भाई? भाई देखो, पहले क्या होता था, जैसे मान लो एक सोने का सिक्का है, गोल्ड कॉइन है। अब उस गोल्ड कॉइन पर लिखा हुआ है 5 रुपये, तो ये 5 रुपये है मनी वैल्यू। क्या है? मनी वैल्यू। और ये जो सिक्का है, सिक्का जिस गोल्ड से बना हुआ है उस गोल्ड की वैल्यू भी 5 ही रुपये है, तो वो 5 रुपये कहलाएगी कमोडिटी वैल्यू। यानी जितनी कमोडिटी से बना हुआ सिक्का उतना ही उसके ऊपर प्रिंट हुआ है। तो यानी जितनी कमोडिटी उस पर लगी हुई है, कमोडिटी मतलब जैसे गोल्ड और सिल्वर, अगर गोल्ड और सिल्वर 5 रुपये का ही यूज हुआ है तो उस गोल्ड और सिल्वर के सिक्के की वैल्यू भी 5 रुपये ही होगी। ऐसी मनी को कहा जाता है फुल बॉडीड मनी, जहां कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर होती है। आज आपके पास एक कागज का टुकड़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ है 500, लेकिन अगर उस पे से 500 हटा दिया जाए तो वो क्या कागज 500 रुपये में बिक सकता है? नहीं। कमोडिटी वैल्यू बहुत कम है और मनी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसी मनी को कहा जाता है क्रेडिट मनी। समझ में आई बात या नहीं आती? फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। अगला टॉपिक आता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सर सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? भाई देखो, आपकी कंट्री के जितने भी लोग हैं, पीपल ऑफ योर कंट्री, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उन लोगों के पास जितना भी पैसा मौजूद है, जितना भी मनी का स्टॉक मौजूद है, वही है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी बोल दो या मनी सप्लाई बोल दो। सर ये जो मनी सप्लाई है, अगर मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ तो कैसे मेजर करूँ? मेजर करने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3, M4, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है। और M1 कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को टोटल किया जाए तो उसमें 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले लोगों के पास जितनी करेंसी है उसको जोड़ लो, लोगों ने जितना पैसा बैंक में जमा करा रखा है एज अ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट समझते हैं ना आप? बैंक में जाके पैसा जमा करा, जब चाहे उस पैसे को विड्रॉ कर लूँ, उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। लोगों के पास जेब में जितना पैसा है करेंसी, वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है। लोगों ने जितना पैसा बैंक में जमा करा रखा है एज अ डिमांड डिपॉजिट, वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है। और कुछ पैसा RBI के पास भी डिपॉजिट्स है, उसको भी आप मनी सप्लाई में काउंट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स, मनी सप्लाई के कॉम्पोनेंट हैं। लेकिन ये मनी सप्लाई क्या इंक्लूड नहीं करती है? ये मनी सप्लाई RBI के पास अगर पैसा गवर्नमेंट ने रखवाया हुआ है या वो पैसा बैंकिंग सिस्टम ने रखवाया हुआ है, बैंकिंग सिस्टम हमारे कमर्शियल बैंक्स, अगर यही पैसा RBI के पास गवर्नमेंट ने रखवाया हुआ है, यही पैसा RBI के पास हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स ने रखवा रखा है, तो उस पैसे को मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता। क्योंकि भारत सरकार और हमारे देश का कमर्शियल बैंक, ये दोनों के दोनों कौन कहलाते हैं मेरे बच्चे? ये दोनों कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। और अगर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पैसे को आप मनी सप्लाई में जोड़ोगे तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोड्यूसर तो कितना भी प्रोड्यूस कर सकता है।
तो लोगों के पास जितना पैसा है और लोगों का पैसा जो इनके पास मौजूद है वही मनी सप्लाई में काउंट होगा बस। कमर्शियल बैंक का खुद का पैसा नहीं, कमर्शियल बैंक के पास रखवाया हुआ पैसा मनी सप्लाई में काउंट होगा, या फिर लोगों की जेब में जो पैसा है वो मनी सप्लाई में काउंट होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आरबीआई के पास अगर गवर्नमेंट का पैसा या आरबीआई के पास देश के बैंकिंग सिस्टम का पैसा रखा हुआ है तो उसे मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, हमारे देश में मनी सप्लाई कौन करता है, कौन है जो मनी इशू करता है? देखो, आपने सुना ही होगा, नोट छापने की मशीन किसके पास है? आरबीआई के पास है। समझ में आई बात या नहीं आती? सर, आरबीआई कितने नोट छाप सकता है? अनलिमिटेड नहीं बेटा। आरबीआई नोट छापते वक्त एक बात का ध्यान रखता है कि आरबीआई के पास नोट छापने से पहले गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए और इनका मिनिमम अमाउंट 200 करोड़ होना चाहिए, और इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड होना चाहिए। अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व है तो आरबीआई नोट्स इशू कर सकता है। और ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप दोगे तो मेरे बच्चे मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। नोट ज़्यादा छापने से कुछ नहीं होता। आप सोचोगे हर आदमी को अमीर बना दो, नोट छाप कर दो, नोट छाप दो, रिसोर्सेस तो उतने ही रहेंगे ना जितने मौजूद हैं। समझ में आई? अगर एक आम का पेड़ है तो एक ही आम का पेड़ रहेगा ना। पैसा कितना भी छाप दो, करेंसी कितनी भी छाप दो, अब सबके पास पैसा होगा तो सब आम के लिए ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे। अब महंगाई बढ़ जाएगी, आम के रेट बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा पैसा छापने से कुछ ना होता मेरे बच्चे। समझ में आई बात या नहीं? प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए देश में अगर देश को तरक्की की आगे की तरफ ले जाना है तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कौन करता है। तो मनी की सप्लाई करने वाला सबसे पहले कौन है भाई? आरबीआई खुद है। आरबीआई करेंसी नोट छापता है। सर, सिक्के कौन छापता है? सिक्के छापती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट ये काम खुद नहीं करती, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, इतना याद रखिएगा। सिक्के, कॉइन्स और 1 रुपये का जो नोट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही छापती है। और ये दो नाम तो क्लियर हो गए, करेंसी नोट छापने वाला आरबीआई हो गया और 1 रुपये का नोट और कॉइन्स छापने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू कर रही है। कमर्शियल बैंक को भी मनी का सप्लायर कहा जा रहा है, मनी क्रिएट करता है ये कैसे मनी क्रिएट करते हैं? उधार देकर, क्रेडिट क्रिएट कर ये मनी क्रिएट करते हैं। सर, कैसे करते हैं यही आपको आगे समझाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है अब मनी एंड बैंकिंग का। चलें जी, अब हम ये सीखने वाले हैं कि एक कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी क्रिएट करता है। देखो, अब मैं आपको एक बात समझा दूँ। कुछ बातें आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए कहूँगा, उसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर क्विक रिवीजन की तरफ है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो सके, थोड़ी नहीं काफ़ी बेहतर हो सके। सबसे पहली चीज़, एक कमर्शियल बैंक के पास जितने ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट्स होंगे, एक कमर्शियल बैंक के पास जितने ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट्स होंगे उतना ज़्यादा मनी क्रिएट होगा। ठीक है भाई, एक बैंक के पास जितने ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट्स होंगे उतना ज़्यादा मार्केट में मनी क्रिएट होगा। दूसरी बात, डिमांड डिपॉजिट्स 2 तरीके से बढ़ते हैं। सबसे पहले, जब बैंक के पास कोई आकर कैश जमा करा के जाता है। जब बैंक के पास कोई आता है और कैश जमा करा के जाता है तो उससे बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ते हैं, क्योंकि जिसने कैश जमा कराया है वो एक दिन आकर पैसा वापस भी मांग सकता है, नहीं मांग सकता? हाँ। और अगर बैंक से कोई पैसा वापस मांग सकता है तो वही डिमांड डिपॉजिट्स हैं। तो पहली बात, डिमांड डिपॉजिट सबसे पहले किस वजह से बढ़ते हैं? जब बैंक के पास कोई पैसा जमा करा के जाता है तो। दूसरी चीज़, डिमांड डिपॉजिट बढ़ने का दूसरा रीज़न है जब बैंक किसी को लोन देता है। सर, लोन देने की वजह से डिमांड डिपॉजिट कैसे बढ़ते हैं? भाई, लोन देने की वजह से डिमांड डिपॉजिट इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जब बैंक किसी को लोन देता है तो बैंक हमेशा क्या करता है, उसके अकाउंट में बस एक एंट्री डाल देता है, क्रेडिट एंट्री, कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जा चुके हैं, या फिर बैंक उसको चेक दे देता है। बैंक कभी किसी को कैश नहीं देता, मतलब लोन दे भी रहे हैं लेकिन कैश नहीं दे रहा है, या तो अकाउंट में क्रेडिट एंट्री डाल रहे हैं या फिर अकाउंट में या फिर उसको चेक दे रहे हैं। और बैंक ये सोचता है कि अगर मैं किसी के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री डालूंगा या चेक दूंगा तो वो बंदा मुझसे पैसे मांगेगा नहीं, अकाउंट से पैसा निकालेगा नहीं, बस वो क्या करेगा, खर्च कर देगा। और खर्च कैसे करेगा वो? अगर मैंने उसे चेक दिया है तो वो चेक किसी और को दे देगा, और अगर मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री डाली है तो वो क्रेडिट एंट्री ही किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कभी कोई हमसे पैसा लेने आएगा ही नहीं, बैंक को ऐसा लगता है।
सर अगर आ गया तो भाई आ गया तो बैंक ने ना एक मिनिमम कैश रिजर्व सोच रखा होता है। बैंक को मालूम है कि बैंक के पास मैक्सिमम कोई कितना अमाउंट लेने आ सकता है। सर गलती से ज़्यादा आ गया, अब इतनी चीज़ आप ना सोचें, इकोनॉमी आरबीआई चला रहा है, आरबीआई को पता है कि कितना अंदाज़ा है कितना नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल आप अपने मेन मुद्दे पर आए। तो एक कमर्शियल बैंक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक कमर्शियल बैंक जितने ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है उतना ज़्यादा मार्केट में मनी क्रिएट होता है। और डिमांड डिपॉजिट दो तरीके से क्रिएट होते हैं। पहला, जो अगर किसी ने बैंक के पास कैश डिपॉजिट कराया तो उसकी वजह से डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो गया, क्योंकि जो पैसा बैंक के पास जमा कराया गया वो पैसा बैंक से मांगने आया जा सकता है। तो एक तो इस वजह से डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट हुए। दूसरी चीज़, बैंक ने किसी को लोन दिया क्रेडिट एंट्री के थ्रू या चेक के थ्रू, किसी को कैश नहीं दिया, तो जिसके अकाउंट में वो क्रेडिट एंट्री गई है, जिसको वो चेक दिया गया है, वो भी बैंक से पैसे मांगने आ सकता है कभी भी, तो उसकी वजह से भी डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हुआ। ये जो कैश जमा कराकर डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होता है इसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और ये लोन की वजह से जो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होता है इसे सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं आती? अब देखो बैंक के हाथ में क्या है, बैंक के हाथ में ये तो नहीं है कि लोग कितना कैश डिपॉजिट कराएंगे, लेकिन बैंक के हाथ में ये ज़रूर है कि बैंक कितना लोन दे सकता है। तो जितना ज़्यादा बैंक लोन देगा उतने ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मनी क्रिएट होगा। समझ में आई बात या नहीं आती? हाँ सर समझ में आई, ठीक है। अब पूरी क्लैरिटी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटी मोटी बात समझने की ज़रूरत है। आपके लेवल पर आपको जितना समझाया जा सकता है उतना समझिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर क्लियर हुआ। देखो, बैंक जितने डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है उतना ही मनी मार्केट में क्रिएट होता है, और उसका एक फॉर्मूला है, कैश रिजर्व को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/CRR से। 1/CRR के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये चीज़ जितनी भी लिखी हुई है उसे पढ़कर बताना चाहता हूँ। देखो भाई, बैंक ने रिसीव किए कैश डिपॉजिट लोगों से, इसको बैंक क्या कहता है? प्राइमरी डिपॉजिट। पहली लाइन आ गई आपकी कंटेंट की, ठीक है। अब बैंक क्या करता है? उधार देता है मैनी टाइम्स मोर देन दियर कैश रिजर्व। यानी बैंक के पास अगर मान लो 10,000 रुपये कोई कैश डिपॉजिट करा कर गया है, तो बैंक क्या करेगा? 10,000 लोन नहीं देगा, 1 लाख तक का लोन दे देगा, क्योंकि बैंक को मालूम है कि भाई मुझे किसी को कैश तो देना ही नहीं है, मेरे पास 10,000 का कैश है, लेकिन मैं लोन कितना दूंगा? 1 लाख का, क्योंकि मुझे किसी को कैश देना ही नहीं। और बैंक लोन दे देता है लोगों को और कैश नहीं देता। अब लोगों के पास लोन चला गया, पैसा चला गया, पैसा कैसे गया? उनकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट एंट्री गई या उनके पास चेक गया। अब वो कैश खर्च नहीं कर रहा है, वो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी बिना पैसा पहुंचे पैसा खर्च हो रहा है जी। समझ में आई बात? ये नहीं आती? बैंक इस तरीके से काम करता है, जितना उधार बैंक के पास आया है, मतलब जितना डिपॉजिट बैंक के पास आया उससे कई गुना ज़्यादा बैंक मार्केट में लोन दे देता है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? सर ऐसा पॉसिबल है कि जितना डिपॉजिट आपके पास है आप उससे ज़्यादा लोन दे दो? हाँ भाई, तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, मनी इज लेंड बाय कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। बैंक कभी भी किसी को कैश की फॉर्म में उधार नहीं देता। फिर कैसे देता है? बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर। बोरोवर की अकाउंट में सिर्फ एंट्री डाल देता है, एक क्रेडिट एंट्री कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जा चुके हैं। सर अगर मान लो वो तुमसे पैसे मांगने आ गया, अरे जब बाद में देखेंगे, जब आएगा देखेंगे, लेकिन एक बात सोचो, इसकी वजह से एक डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हुआ, हाँ, और इसी एंट्री को हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। और प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट मिलाकर ही क्या बनते हैं? डिमांड डिपॉजिट बाय दी कमर्शियल बैंक। समझ में आई बात? ये नहीं आती? सर बड़ा बैंक तो बड़ा सट्टा खेल रहा है। बिल्कुल, ये जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ना बैंक के पास, ये कई गुना ज़्यादा होते हैं उनके कैश रिजर्व से। उनके पास जितना कैश में जमा है ना पैसा, उससे कई ज़्यादा वो डिपॉजिट्स होते हैं। सर मान लो ये 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट हुए, कितने के हुए? 1 करोड़ रुपए के। बैंक ने डिमांड डिपॉजिट बढ़ाते बढ़ाते डिपॉजिट 1 करोड़ तक बढ़ा दिए, लोन दे देकर 1 करोड़ तक के डिपॉजिट बढ़ा दिए। लेकिन मान लो अगर ये पैसा लोग मांगने आ गए तो बेटा, बैंक को ना एक चीज़ बताई जाती है कि भाई एक वक्त पर आपसे सभी लोग पैसे मांगने नहीं आ सकते, कुछ परसेंटेज लोग ही आपसे पैसा मांगने आ सकते हैं, और ये बैंक को अंदाज़ा होता है। मान लो बैंक को अंदाज़ा है कि हमसे सिर्फ 10% लोग ही पैसा मांगने आ सकते हैं, 10% लोग ही पैसा मांगने आ सकते हैं। यानी अगर 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स मेरे पास हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए के डिमांड डिपॉजिट हमने क्रिएट कर दिए, तो हमारे पास एक वक्त पर सिर्फ कितना पैसा मांगने आ सकते हैं? 10%। ये 10% ही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो।
मुझे सिर्फ इतना ही कैश रिजर्व अपने पास रखना है। मैंने 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए और मेरे पास सिर्फ 10% लोग ही पैसा मांगने आ सकते हैं। तो इसका मतलब 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। मुझे मेरे पास कितना कैश रिजर्व रखना चाहिए? 10 लाख। अगर मैंने 1 करोड़ तक के डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर भी दिए लोन दे देकर, तो मुझे अंदाज़ा है कि 10% से ज़्यादा पैसा कोई मुझसे मांगने नहीं आ सकता। तो मुझे 1 करोड़ अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रखने की ज़रूरत है। समझ में आई बात या नहीं आती? अब ज़रा एक बात सुनो, ये 1 करोड़ क्या था? डिमांड डिपॉजिट। ये क्या है? CRR। ये क्या है? कैश रिजर्व। अगर यही CRR इधर चला जाए तो 1/CRR हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आई बात ये नहीं आती? और इस 1/CRR को बताऊं लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर। कि अगर तुम्हारे पास 10 लाख का कैश रिजर्व है, तुम्हारे पास 10 लाख का कैश रिजर्व है, तो तुम कितने डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हो? हम कहते हैं 1/CRR से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1/CRR है 1/10%, तो 1/10% से ये क्या बनेगा? ये इतना बनेगा, और ये बनेगा 10 टाइम्स। यानी मैं 10 गुना तक का लोन मार्केट में दे सकता हूँ। 10 गुना तक का लोन मार्केट में दे सकता हूँ। समझ में आई बात नहीं? ये 1/CRR कहलाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। जी सर, समझ में आया। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखवाया हुआ है इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसी को एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में भी मैंने बता दिया। अच्छा सर, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर फिक्स कौन करता है? ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। समझ में आई बात ये नहीं आती? और क्रेडिट मल्टीप्लायर से ही पता लगता है कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कमर्शियल बैंक कितना क्रिएट कर सकता है। समझ में आई बात? जी सर, समझ में आई। तो हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लिया और कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करता है उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम ज़रा सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, कैसे करता है। चले जी, अब सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक को हमारी कंट्री का अपेक्स बैंक कहा जाता है, सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है। अपेक्स मतलब जो सबसे टॉप जगह पर बैठा हुआ हो। ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को यही बैंक है जो कंट्रोल करता है। और हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है मेरे बच्चे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अब ज़रा हम इसी सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक का आखिर काम क्या है। देखो भाई, सबसे बड़ा काम तो आप जानते हैं, नोट्स इशू करना। मोनोपोली राइट है इसके पास, मतलब ये राइट किसी और के पास है ही नहीं नोट्स इशू करने का। इसी वजह से जब ये करेंसी छापता है ना, तो इसके फंक्शन को कहा जाता है करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। और जो नोट ये इशू करते हैं उनका अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। सर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कॉइन्स हैं, कॉइन्स। अगर आप किसी को 2 करोड़ 3 करोड़ की पेमेंट कॉइन्स से करने जाएं तो ये पेमेंट वैलिड नहीं होगी, क्योंकि कॉइन्स के थ्रू एक लिमिटेड पेमेंट ही की जा सकती है। इसी वजह से कहते हैं कि कॉइन्स जो हैं, कॉइन्स का लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। लेकिन अगर आप नोट्स के थ्रू कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप नोट्स के थ्रू कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज वाई हम कहते हैं कि करेंसी नोट्स का अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। दूसरा काम, सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन, सरकार का बैंकर कहा जाता है इसे, कि जो हमारे भारत की सरकार है ये उसका बैंकर है। जैसे हम अपना पैसा SBI में, HDFC में रखवा रहे हैं तो ये बैंक हमारे बैंकर कहलाते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट के खाते RBI के पास मेंटेन होते हैं, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट का बैंकर है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ गवर्नमेंट का बैंकर नहीं है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। एज अ बैंकर ये सरकार के खाते मैनेज करता है, एज एन एजेंट सरकार के बिहाफ पर सिक्योरिटी खरीदता भी है और सिक्योरिटी बेचता भी है। और एज एन एडवाइज़र जब भी मनी मार्केट से रिलेटेड, यानी ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं तो उन पॉलिसीज़ को बनाने में ये एडवाइस भी करता है सरकार को, भारत सरकार को। ठीक है सर, समझ आया। अगला पॉइंट आता है हमारा बैंकर्स बैंक। देखो भाई, बड़ा सिंपल मैटर है कि जिस तरीके से कमर्शियल बैंक का रिलेशन अपने कस्टमर्स के साथ है, सेम उसी तरीके से सेंट्रल बैंक का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है। अब देखो, कस्टमर क्या करवाता है? कमर्शियल बैंक के पास पैसे जमा कराता है, कभी लोन लेना होता है तो लोन भी ले लेता है। ऐसे ही कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसे जमा कराता है, और अगर कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत होती है तो कमर्शियल बैंक लोन भी ले लेता है। समझ आई? दूसरा मसला है सुपरवाइजरी रोल का। भाई, सेंट्रल बैंक क्या करता है? सारे कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शंस देता है कि तुम्हें कब क्या कैसे करना है, वरना कमर्शियल बैंक तो अपनी मनमर्जी करके पूरी फाइनेंशियल मार्केट की, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर की लाइन ही देनी कर सकते हैं।
अब अगला फंक्शन हमारा आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो भाई, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है जब कोई दूसरा चारा नहीं होता तो मदद के लिए सेंट्रल बैंक आता है। देखो ऐसा है, कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स के पास ना बहुत क्राइसिस आ जाता है, उनके पास पैसा नहीं होता, उनको किसी तरीके की फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिल रही होती, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही होती। तो उस सिचुएशन में जाकर सबसे लास्ट में जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा होता तो वो अप्रोच करते हैं किसे, सेंट्रल बैंक को। फिर सेंट्रल बैंक उनको लोन देता है, लेकिन लोन सिक्योरिटी के अगेंस्ट देता है। अब सर सेंट्रल बैंक उनकी मदद कर क्यों रहा है? देखो, अगर कोई एक बैंक अगर डूबेगा ना, अभी आपने देखा था बैंक के साथ मामला क्या है, जितना कैश रिजर्व नहीं है उससे कई ज़्यादा उन्होंने लोन दे रखा है। अगर वो सारा पैसा मांगने के लिए लोग आ गए तो एक तो बैंकिंग सिस्टम सेटबैक हो जाएगा ना। मनी मार्केट स्टेबलाइज रखने के लिए, मार्केट का फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल रखने के लिए, लोगों का भरोसा बैंक पर बने रहने के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम का नुकसान ना हो। समझ में आई बात या नहीं? अगला फंक्शन आता है भाई, सर ये जो फॉरेन करेंसी है हमारे देश की, फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी किसके पास होती है? ये फॉरेन करेंसी सारी आरबीआई के पास होती है। हमारे देश के पास, हमारे देश का जितना भी फॉरेन रिजर्व है ना, फॉरेक्स रिजर्व, दूसरे देशों की जो करेंसीज हमने अपने पास रखी हुई हैं वो सारी करेंसीज आरबीआई के पास होती हैं। कल को हमें किसी दूसरी कंट्री से, कोई दूसरे मुल्क से सामान खरीदना पड़ जाए तो हम तो पेमेंट फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही करेंगे ना। तो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अगर पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए हमारे पास खुद के पास फॉरेन करेंसी का होना ज़रूरी है, और उन फॉरेन करेंसीज का जो कस्टोडियन है वो कौन है? आरबीआई है। सर कमर्शियल बैंक ना उधार क्रिएट करके मनी क्रिएट कर रहा है, कमर्शियल बैंक उधार क्रिएट करके मनी क्रिएट कर रहा है। अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा उधार क्रिएट कर दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा मनी क्रिएट कर दोगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो कमर्शियल बैंक मैक्सिमम कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल कौन लगाता है? आरबीआई लगाता है। कैसे लगाता है उसी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चले भाई, आपको लेकर चलते हैं उसी टॉपिक पर जो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के टॉपिक में छोड़ कर आए थे। देखो, याद है आपको, मैंने कहा था एक्सेस डिमांड सही करनी है, उसके लिए मॉनेटरी मेजर्स का इस्तेमाल करो। सर एक्सेस डिमांड के लिए मॉनेटरी मेजर का इस्तेमाल कैसे होगा? देखो, जहां पर जो मैं आपको मॉनेटरी मेजर्स पढ़ा रहा हूं ना, ये दोनों टॉपिक के लिए कॉमन है, क्योंकि मॉनेटरी मेजर्स का इस्तेमाल आरबीआई करता है किस लिए? मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। अब अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही अगर आरबीआई मनी सप्लाई कम करवाएगा तो मनी सप्लाई कम होने की वजह से परचेजिंग पावर घटेगी, और परचेजिंग पावर घटेगी तो उससे डिमांड कम होगी। तो एक तरीके से मनी सप्लाई का बढ़ना, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, मनी सप्लाई का घटना, एग्रीगेट डिमांड का घटना। तो दोनों टॉपिक सेम सेम होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सर। फिलहाल सिचुएशन क्या थी? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी। किसकी सिचुएशन थी बेटा? एक्सेस डिमांड की। तो यहाँ पर हमें मनी सप्लाई को कम करना है। मनी सप्लाई कम करेंगे, परचेजिंग पावर कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, सही हो जाएगा मामला। ठीक है, उसके लिए मॉनेटरी मेजर्स दो तरीके से डिवाइडेड हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं। यहाँ पर दो तरीके के रेट लिखे हुए हैं, एक है बैंक रेट और एक है रेपो रेट। मैं आपको बताता हूँ बैंक रेट और रेपो रेट क्या चीज़ है। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, जनरल पब्लिक। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, कमर्शियल बैंक ने जनरल पब्लिक को लोन दिया। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है और बदले में क्या रखता है? सिक्योरिटी। या तो सिक्योरिटी रख सकता है या बिना सिक्योरिटी रखे भी लोन दे देता है। अब आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप या तो बैंक रेट कह सकते हैं या रेपो रेट कह सकते हैं। तो बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब क्या हुआ? जब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया और उस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया वही रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो बैंक रेट कहलाता है या रेपो रेट कहलाता है। समझ में आई बात या नहीं आती? सर अगर ये रेट बढ़ा दिया गया तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, और जब कमर्शियल बैंक को खुद ही लोन महंगा मिलेगा तो जनरल पब्लिक को लोन भी महंगा ही जाएगा। और अगर जनरल पब्लिक के लिए लोन महंगा हो गया तो जनरल पब्लिक लोन कम लेगी, और लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक रेट बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। समझ में आई बात ये नहीं? सर वैसे बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना है कि अगर कमर्शियल बैंक
से सिक्योरिटी रख ली जाए तो वो रेपो रेट है, और बिना सिक्योरिटी के अगर लोन दे दिया जाए तो वो बैंक रेट है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी रेट बढ़ा दिया तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और सॉरी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई अगर कम हो गई तो उससे डिमांड भी कम हो जाएगी, उससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। अगला पॉइंट क्या आता है भाई? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है सर? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक, इस बार कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है आरबीआई को, और आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को पे करता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर ये रेट आरबीआई बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा कि पब्लिक को लोन क्यों दें, आरबीआई को देते हैं ना, आरबीआई ज़्यादा रेट भी दे रहा है और पैसा सेफ भी है। तो इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देना कम कर देगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हैं? मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं। समझ आई? हाँ सर समझ में आई। मनी सप्लाई कम करना मतलब इन्फ्लेशन कम करना, डायरेक्ट, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। आरबीआई ने क्या करा? भारत सरकार की सिक्योरिटीज को आम जनता को बेच दिया। भारत सरकार की सिक्योरिटी को आम जनता को बेच दिया। अब आम जनता ने सिक्योरिटी को खरीदने के लिए क्या दिए? पैसे। और जैसे ही पैसा आरबीआई के पास पहुंचा तो जनरल पब्लिक के पास कम हो गया, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, बात खत्म। अगला पॉइंट आता है हमारा सीआरआर। सर सीआरआर क्या होता है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखवाना पड़ता है। कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं ना, और उस डिपॉजिट को फिर वो लोन के फॉर्म में आगे देता है। तो लोन के फॉर्म में आप सारा नहीं दे सकते, आपको कुछ डिपॉजिट आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा सीआरआर होगा, कैश रिजर्व रेशियो, जितना ज़्यादा सीआरआर होगा उतना ज़्यादा डिपॉजिट आपको आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट आरबीआई के पास रखवाओगे उतना ही कम लोन दे पाओगे। यानी सीआरआर का बढ़ना, लोन का कम होना, मनी सप्लाई का कम होना, एक्सेस डिमांड का कम हो जाना। ठीक है सर। अगला पॉइंट आता है एसएलआर। अगला पॉइंट क्या आता है भाई? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसा एसेट जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं, कमर्शियल बैंक उन्हीं डिपॉजिट्स में से आगे लोगों को लोन देता है। लेकिन आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहता है कि जितने डिपॉजिट्स तुम्हारे पास आए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज तुम्हें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ेगा। यानी सारा पैसा तुम लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते, कुछ पैसा तुम्हें अपने पास ही रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। और अगर कमर्शियल बैंक को वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स अपने पास ही रखना पड़ रहा है तो कम लोन दे पाएंगे। तो यानी एसएलआर का बढ़ना, कम लोन दे पाना, और कम लोन दे पाना मनी सप्लाई का कम होना और डिमांड का कम होना। अब देखो सारे रेट बढ़ा दिए हमने, अगर इन्हीं रेट्स को हम कम करने लग जाएं तो उल्टा हो जाएगा मामला। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ाई कब जाती है? जब प्रॉब्लम किसकी होती है? प्रॉब्लम किसकी होती है मेरे बच्चे? प्रॉब्लम होती है डेफिशिएंट डिमांड की। समझ आई बात या नहीं आती? बिल्कुल सर। ये थे क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स में। सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है सर? भाई देखो, मैं बैंक से लोन लेने गया, मुझे बैंक से लोन ले लेना था 1 करोड़ का। बैंक वालों ने कहा ठीक है, लेकिन भाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सिक्योरिटीज़ जमा करानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास है 1 करोड़ 20 लाख की सिक्योरिटी, रखवा दूंगा, है ना, घर है मेरे पास, मैं रखवा दूंगा। लेकिन अगर मैं कल को 1 करोड़ लेने जाऊं और बैंक के नहीं भाई 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, मैं कहूँ यार 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी तो है नहीं। यानी ये जो डिफरेंस था लोन और सिक्योरिटी के बीच में, ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो बंदा लोन लेने के लिए कम केपेबल हो जाता है, और हमें यही तो करना है, कमर्शियल बैंक को ज़्यादा लोन देने से रोकना है, क्योंकि वो ज़्यादा लोन देगा, मनी सप्लाई बढ़ रही है, और मनी सप्लाई को हमें रोकना है। तो ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट करने से कम लोन जनरेट होता है और कम मनी सप्लाई होती है और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम कम कर देंगे तो उससे ज़्यादा बंदे लोन ले पाएंगे, ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ज़्यादा मनी सप्लाई होगा, ज़्यादा मनी सप्लाई होगा, ज़्यादा एडी बढ़ेगा, और ज़्यादा एडी हमारी डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये क्वालिटेटिव मेजर का एक पॉइंट हो गया।
फिर आता है मॉरल प्रेशर फॉर स्ट्रिक्ट लैंडिंग। सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है भाई, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो अब हम जानबूझकर कमर्शियल बैंक पर दबाव बनाते हैं, मॉरली प्रेशराइज करते हैं कि देखो भाई कम लोन देना, स्ट्रिक्ट लैंडिंग करो, आप हर किसी को लोन मत दो, स्ट्रिक्ट लैंडिंग करो, सोच समझ कर लोगों को उधार दो, वरना मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो अगर इस तरीके से आप मॉरल प्रेशर डालेंगे तो उसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप मॉरल प्रेशर डालेंगे, नहीं लिबरल लैंडिंग करो, आसानी से लोगों को लोन दो, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ती है। ये हम तब करते हैं जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो। क्रेडिट राशनिंग, देखो अगर आप क्रेडिट राशनिंग इनिशिएट करते हो या फिर क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ करते हो। क्रेडिट राशनिंग क्या होती है, चुनिंदा लोगों को लोन देना। जैसे आज है ना कि आप कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कोटास बने हुए हैं, एससी को इतनी सीट, एसटी को इतनी सीट, जनरल को इतनी सीट। तो जितना ज़्यादा कोटा सिस्टम इंक्लूड होता है उतना ज़्यादा जनरल वालों की सीट कम होती है। ऐसे यहाँ पर भी कोटास हैं। अगर यहाँ पर कोटा सिस्टम बढ़ेगा तो नॉर्मल लोगों को लोन कम मिल पाएगा, और लोन कम मिल पाएगा तो उसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगा। तो क्रेडिट राशनिंग जो है वो एक तरीके से कोटा सिस्टम को कहा जाता है। अगर इसे इनिशिएट कर दिया तो कम लैंडिंग हो पाएगी, और अगर क्रेडिट राशनिंग को हटा लिया, है ना, समझ में आई बात? या नहीं, तो यहाँ पर हर किसी के पास इक्वल चांस होगा लोन लेने का, तो इससे ज़्यादा लोन मार्केट में क्रिएट होगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से मनी सप्लाई और को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर जाकर हमारा मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट भी खत्म हो जाता है। लास्ट में आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं फॉरेन करेंसी को। आपकी इंडिया में जो डोमेस्टिक करेंसी यूज़ हो रही है उसके अलावा जितनी भी दूसरे मुल्कों की करेंसीज हैं उन्हें फॉरेन करेंसी कहा जाता है। सर अगर मैं 1 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी मुझे डॉलर चाहिए, तो भाई डॉलर, 1 डॉलर खरीदने के लिए आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो जिस रेट पर मुझे उस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे 1 डॉलर खरीदने के लिए मुझे 80 रुपये देने पड़े तो 1 डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ? 80 रुपये। समझ में आई? और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या फ़र्क है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस की मदद से, यानी डिमांड और सप्लाई की मदद से। डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट नहीं है कि जो हमेशा फिक्स्ड रहे। इसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करके, गवर्नमेंट अपने इंटरवेंशन से इस रेट को फिक्स करती है। दैट इज वाई ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाता है। अब आपके सामने ये 4 सिचुएशन है, फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ना या फॉरेन करेंसी की डिमांड का घटना। देखो एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो बताएं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर मान लो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? महंगा। लेकिन अगर उसकी डिमांड घट रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? सस्ता। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई का मतलब है अवेलेबल होना, ज़्यादा अवेलेबल होना। अगर कोई चीज़ मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम होती है ना तभी उसकी कीमत बढ़ती है, तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। आपने सुना होगा अक्सर कि भाई रुपया पतला होता चला जा रहा है, डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। इसका मतलब बताऊँ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कल डॉलर का रेट 78 रुपीज़ था, मान लो, तो इसका मतलब मुझे 78 रुपीज़ के बदले 1 डॉलर मिला करता था। लेकिन आज वही डॉलर मुझे 1 डॉलर 82 रुपीज़ देने पर मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरी इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर पड़ रही है। पहले मैं 78 इंडियन रुपी देकर 1 डॉलर ले लिया करता था, आज मुझे 82 इंडियन रुपी देकर 1 डॉलर में मिल, अब भी 1 डॉलर रहा है लेकिन मेरी करेंसी के यूनिट ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। तो इसे कहा जाता है कि इंडियन रुपी जो है वो वीक पड़ रही है। इंडियन रुपी जो है क्या पड़ रही है? वीक पड़ रही है। किसके अगेंस्ट? फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। अच्छा देखो, अगर ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, मतलब इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। लेकिन ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, यानी ये काम जानबूझ के गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा करने के चक्कर में, एक्सपोर्टर का फ़ायदा हो जाएगा ना, एक्सपोर्टर, इंडिया का एक्सपोर्टर बाहर सामान बेचेगा, उसके पास फॉरेन करेंसी आएगी,
पहले उसे $1 के 78 रुपये मिलते हैं इंडिया में, अब उसे 82 मिलेंगे, तो उससे एक्सपोर्टर क्या होगा, खुश होगा। अगर आप जानबूझकर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो उसे डीवैल्यूएशन कहा जाता है। यानी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट खुद जानबूझकर वीक करना डीवैल्यूएशन है, मार्केट फोर्सेस कर रहा है तो डेप्रिसिएशन है। समझ में आई बात या नहीं आती? हमने करा था ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, अगर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जानबूझकर गवर्नमेंट ने डीवैल्यू किया था। लेकिन सर अगर इंडियन रुपी मजबूत होने लग जाए, स्ट्रांग होने लग जाए अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, तो अगर मार्केट फोर्सेस कर रही है तो एप्रिसिएशन है, और जानबूझकर हम खुद वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वो रीवैल्यूएशन है। समझ आई बात या नहीं आती? हाँ सर समझ में आई। सर आप हमें बस अब ये बताओ कि हमारे देश में ये फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कैसे बढ़ेगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी कैसे आ सकती है। कई सारे रीज़न लिखे मैंने, जैसे जब सबसे पहला रीज़न, बाहर से लोन ले लो, इंटरनेशनल लोन, फॉरेन करेंसी आ जाएगी। बाहर के यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर दें, फॉरेन करेंसी आ जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आती? ओहो गलत पढ़ दिया बेटा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, मैं इनफ्लो के पॉइंट पढ़ने लग गया। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है कि हमारी कंट्री से किस वजह से फॉरेन करेंसी जा रही है। तो हमने यहाँ पर बोला रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, हमने लोन लिए हुए थे बाहर वालों से, अब हम उस लोन को क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो अगर मैंने बाहर वालों से लोन लिया हुआ और मुझे वापस करना पड़ रहा है तो मेरे देश से फॉरेन करेंसी जा रही है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी कंट्री के लोग बाहर जाकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाहर जाकर इन्वेस्ट करने के लिए मुझे फॉरेन करेंसी बाहर वालों को देनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से जा रही है। इंपोर्ट्स, अगर हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं तो बाहर से सामान खरीदने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, इंपोर्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी हमारे देश से फॉरेन करेंसी जा रही है। डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड, इसमें क्या होता है, हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में एज अ टूरिस्ट जाते हैं और फिर वहाँ जाकर पैसा खर्च कर आते हैं, तो हमारे देश की फॉरेन करेंसी इससे भी कम हो जाती है। ग्रांट्स एंड डोनेशन, हम किसी दूसरे गरीब मुल्क को डोनेशन दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं। पेमेंट ऑफ इनकम, हम हमारे यहाँ पर बाहर से हमने क्या कर रखा है भाई, कोई सर्विसेज हम बाहर की कंट्रीज से ले रहे हैं। समझ आई बात या नहीं आती? अब बाहर की कंट्रीज से आप अगर सर्विसेज लेंगे तो आपको उनके लिए क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। जैसे आपने कुछ बाहर के बंदे हायर कर रखे हैं जॉब के लिए, वो ऑनलाइन काम करते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं, अब आप उनको क्या पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे बाहर, तो आपको फॉरेन करेंसी में तो देनी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो अगर आप इनकम्स की पेमेंट कर रहे हैं बाहर कंट्री से बाहर, तो इस वजह से भी आपके देश से फॉरेन करेंसी जाती है। समझ आई बात या नहीं आती? इसको और नाम से भी बुलाया जाता है वाइज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। हाँ जी, पेमेंट करने के लिए पहले फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ती है ना, तो इस वजह से इसे कहा जाता है वाइज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किस वजह से हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है। बहुत से पॉइंट तो वहीं से रिपीट हुए, इंपोर्ट की जगह हो गया एक्सपोर्ट। अब हमने बाहर सामान बेचा तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के लोग आकर इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी आएगी। बाहर से टूरिस्ट आ रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आकर और यहाँ पर सामान खर्च कर रहा है, फॉरेन करेंसी आएगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने लोन ले लिया, फॉरेन करेंसी आएगी। हमको किसी ने ग्रांट और डोनेशन दे दी, फॉरेन करेंसी आएगी। हमारे यहाँ के लोग बाहर काम कर रहे हैं, इनकम रिसीव कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी आएगी। हमारे यहाँ का कोई आदमी जाकर बाहर कुवैत में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, यूके में रह रहा है और अपने घर वालों को पैसे भेज रहा है, रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट्स, उसकी वजह से भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आ रही है। समझ में आई बात या नहीं आती? बिल्कुल सर समझ में आई। अगर आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर 2-4 वीडियो का लिंक दिया है। असल में वो टॉपिक इंडिविजुअल थे, इससे हटकर थे, तो मैंने वो अलग से रिकॉर्ड करके आपको दे दिए हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? मुश्किल से 1 घंटे 40 मिनट में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।